Hi everyone, good morning. Just give me 1-2 minutes. We'll start. Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning. Just give me 1 minute. Okay, so all set to start. Let me share my screen. All right, so hope my screen is visible to everyone, right? You confirm कर दो आप लोग. Yes, sir. Thank you, Harshal. Yes. Thank you, Vishal. Thank you. All right, so let's continue with our session. So today we are going to discuss about the module 1, जहाँ पे हम packet flow के बारे में बात करेंगे, right? So before I start the packet flow, I would like to understand कि जो भी हमारी पिछली क्लास में डिस्कशन हुआ था, पिछले सेशन में डिस्कशन हुआ था, anyone having any question, any doubt, anything related to certification, syllabus, general firewall concept, general क्या मेरी firewall होती है, क्या मेरी proxy होती है, so anything if you having any in your mind, just feel free to ask. Okay, so हम उसको clarify कर लेते हैं पहले. क्लैरिफाई करने के बाद वी कैन कंटिन्यू विद द एक्चुअल्स मॉड्यूल्स जो हमें कवर करना है अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर. सो आप लोग मुझे बता सकते हो कुछ भी अगर आपके दिमाग में है एंड यू वांट टू टेक क्लैरिफिकेशन कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है या मुझे इस पे बेटर क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो विल ट्राई टू मेक यू ऐड मोर वैल्यूज ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स. मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ. ओके, सो आई जस्ट टेक एज अ नो कि आप लोगों को सब क्लियर है. बट इफ यू गाइज फील एनी टाइम कि मुझे कुछ क्वेश्चन है तो जस्ट रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके, सो आज का मॉड्यूल है दैट इज अ मॉड्यूल 1, राइट. कल हमने ये देखा था कि हमें फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है डे 0 पे. तो मैं लैब भी खोल लेता हूँ तो कि आप लोग के लिए पता रहेगा कि हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं. एक मिनट मुझे दीजिए आप लोग. ओके, लेट मी ओपन द लैब्स. सर एक डाउट था कल के. हाँ बताइए बताइए प्रवीण जी. सर कल हमने मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर किया था फायरवॉल पे. तो फिर डाउट ये था कि जब हम लैन नेटवर्क से आउटसाइड जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, तो उस मैनेजमेंट आईपी के थ्रू जाते हैं या फिर अलग से कोई आईपी होता है? गुड क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ. और अगर हम देखो, लैन नेटवर्क में से मैनेजमेंट आईपी दे दें तो क्या हम रीच कर पाएंगे इंटरनेट को? सो आपका क्वेश्चन ये है कि आपका एक लैन नेटवर्क, राइट. जी सर. जैसे मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. आपका जो क्वेश्चन है इट्स ए नाइस क्वेश्चन. आप लोग पूछा करो तभी तो मैं बता पाऊंगा. ठीक है, सी आपका लैन है, राइट. इस लैन में आपकी कहीं फायरवॉल रखी है, मान के चलिए कि यहाँ फायरवॉल रखी हुई, राइट. ये आपकी फायरवॉल है, इस फायरवॉल के पीछे आपके स्विचेज हैं. ठीक है, इसके पीछे क्लाइंट्स कनेक्ट होंगे, राइट प्रवीण जी. यस सर. अब इसके ऊपर वैन है आपका जिसको आप बोलते हो इंटरनेट. जी. इसके ऊपर फायरवॉल कनेक्टेड है. आप मुझे ये बताओ कि आप कहीं बाहर की दुनिया से इसको एक्सेस करना चाहते हो, क्या दूसरा कोई ऑफिस है वहां से बैठ के एक्सेस करना चाहते हो इस ऑफिस को, जैसे ये ऑफिस ए हो गया, ये ऑफिस बी हो गया, आप यहाँ से इंटरनल जो नेटवर्क है, जो इंटरनल नेटवर्क हमारा इस पीसी से आप एक्सेस करना चाहते हो, राइट, फायरवॉल को. हाँ तो देखिए, इस पे एक तो ये इंटरफेस हो गया जिसको आप बोल सकते हो इथरनेट 0/0. इस पे कोई आईपी होगी, मान के चलिए कि आईपी आपका 172
16.10.10 हो गया, राइट। एक तो ये आईपी हो गया, और एक आईपी इस फायरवॉल पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे भी हो गई, राइट, जिसके आप 192.168.1.1 हमने जो डाला था कल, राइट, जैसे ये वाली आईपी हो गई। जी जी। तो आप इस पीसी से बैठकर इस आईपी के थ्रू भी फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो, राइट। दिस इज द वन थिंग आप कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। एक्सेस नॉट Before- अलाउड, बाय डिफॉल्ट एक्सेस नॉट अलाउड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर क्या करना होता है। लेकिन अगर आप इसको मैनेजमेंट से भी एक्सेस करना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा, इस मैनेजमेंट सबनेट की रीचेबिलिटी, अगर लैन में आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, जैसे आप लैन के अंदर ओएसपीएफ चला रहे हो, राइट, या कोई EIGRP चला रहे हो, तो इस EIGRP OSPF के थ्रू या स्टैटिक राउटिंग के थ्रू आप इस मैनेजमेंट नेटवर्क को इसके थ्रू रीचेबल बनाना पड़ेगा, या इस फायरवॉल के अंदर ही आपको राउटिंग ऑलरेडी इनेबल है होगी, तो आपको बस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस हो तो एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं करके दिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली लैन से भी एक्सेस कर। हाँ बताइए। मैं ये पूछ रहा सर, जैसे लैन नेटवर्क में हमारा इस ये जो पीसी होंगे इनपे जो आईपी होगा वो मैनेजमेंट रेंज का होगा या फिर ये जो नहीं नहीं, इंटरफेस का? आप कोई भी रेंज का आईपी ले सकते हो, मैंने 172 का दे दिया है, तो 172 का रेंज का आईपी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 192 168 का लें तो तब भी हो जाएगा सर? अब हाँ, अब डिपेंड करता है कि अगर आप सेम लैन के सबनेट को ही मैनेजमेंट सबनेट में यूज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, वो भी कर सकते हो। सपोज करो कि यही आपका सबनेट को मैनेजमेंट में यूज करना है, एक आईपी देना, तो यहाँ दे दो, वहाँ पे यहाँ पे 172 का आईपी दे दो आप, यहाँ पे 172.16.10.1 दे दो, यहाँ पे ये भी चल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। बोथ वे पॉसिबल है, बोथ वे में पॉसिबल है। आप सेम सबनेट को मैनेजमेंट पे भी दे सकते हो और आप चाहो तो उसको लैन पे भी दे सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। और ये होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि लैन का जो यूजर सबनेट होता है, कई बार हम उसको, या तो मैनेजमेंट सबनेट होता है, कई बार उसके थ्रू हम रिचेबिलिटी बना देते हैं अपने फायरवॉल के थ्रू, और उसके बीच में हम रिचेबिलिटी कर देते हैं। तो उसके लिए स्टैटिक रूट देना पड़ता है अलग से हमें? हाँ मतलब स्टैटिक, देखो Default route। राउटिंग तो करना पड़ेगा आपको, जी डायनेमिक राउटिंग करो या स्टैटिक राउटिंग करो, यू हैव टू डू इट, उसके बिना आपका काम होगा नहीं, राइट। तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेगी, राउटिंग के बिना तो काम होगा नहीं। या तो कनेक्टेड होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको राउटिंग करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक डालना पड़ेगा अगर आपको बीच में कोई हो पा रहा है, अगर वो आपस में रिचेबिलिटी नहीं है, या तो वीआर अलग अलग हैं वर्चुअल राउटर, तो करना पड़ेगा। तो डिफरेंट सबनेट हैं, डिफरेंट वे से कनेक्टेड है तो भी करना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपका नहीं करना पड़ेगा। या फिर अगर दो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से आपकी राउटिंग करना है OSPF या GRP, तो आपको उस केस में भी करना पड़ेगा। ठीक है प्रवीण जी, क्लियर? थैंक यू सर। ओके वेलकम। कोई और क्वेश्चन किसी का दोस्त? एनीवन हैविंग एनीथिंग सर ये इन योर? सर आप जो बोल रहे हैं मतलब मैनेजमेंट को हम ले सकते हैं लैन सबनेट में, तो ये तो हो गया आपका रिचेबिलिटी। तो उसके बाद फेयरवेल में तो कुछ रूल्स तो बनाना चाहेगा ना, मतलब बनाना चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। देखिए, जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है ना, राइट, सो इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे, राइट, आपको एक आईपी देनी पड़ती है, आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट आपका पिंग अलाउ होता है, आपका SSH अलाउ होता है, और बाकी आपका इस पे HTTPS अलाउ होता है। ये तीन फीचर्स आपको बाय डिफॉल्ट अलाउ होते हैं, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट आईपी पे आ रहे हो, ठीक है, तो ये तीनों चीज अलाउ होती हैं। और इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट आईपी के लिए कोई ये जोन में नहीं होता, मैनेजमेंट आईपी का कोई जोन नहीं होता है, ठीक है, पहली बात, कोई जोन नहीं होता है। तो जोन नहीं होता है तो इसके लिए आपको कोई पॉलिसी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई नैट करने की पड़ती है, नो पॉलिसी नो नैट, ठीक है। सो आपको नैट और पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ करना क्या है कि अगर मैनेजमेंट सबनेट आपका राउटिंग रिचेबिलिटी है आपके पास, राइट, राउटिंग रिचेबिलिटी है, सो यू कैन एक्सेस इट, आपको बस इतना करना। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपका जो भी आपका मैनेजमेंट सबनेट है उसके अंदर आपको रिचेबिलिटी आपको बनाना पड़ेगा, तो ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे। हाँ, अगर आपका कोई इंटरफेस ऐसा है, जैसे मान के चलिए कि आपका इंटरफेस यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये इंटरफेस है, राइट, इसका इंटरफेस का नाम है इथरनेट 0/0, और आपने इस पे आईपी दे दिया 192, ये अब दूसरा सबनेट 172.16.10.1/24।
तो हर एक इंटरफेस का आप एक जोन देना पड़ता है एक्सेप्ट मैनेजमेंट। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको इसको एक्सेस करना है कहीं बाहर से, तो उस केस में आपको राउटिंग प्लस सिक्योरिटी पॉलिसी प्लस अगर नेट की रिक्वायरमेंट है, ऑप्शनल हो सकता है, रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, डिपेंड करता है कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो नेट, ये तीनों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो यू जस्ट हैव टू वर्क कि कैसे कैसे आपको किस वे में एक्सेस हो रहा है, तो आपको उस केस में चाहिए होगा। वरना मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, कि मैनेजमेंट आईपी कैसे बाकी आईपी से अलग होता है और कैसे उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है और वे ऑफ वर्किंग होता है, बाकी जो इंटरफेस के जोन्स होते हैं उससे कैसे अलग होता है। ठीक है, मतलब सर मैनेजमेंट आईपी हम रीचेबिलिटी के लिए यूज करते हैं बस। मैनेजमेंट आईपी का मतलब होता है कि यू जस्ट हैव टू मैनेज द फायरवॉल, दैट्स इट। सो मैनेज द फायरवॉल, सो दैट मींस यू जस्ट हैव टू मेक इट रीचेबल, आपको उसको रीचेबल बनाना है, राइट। तो आपको मैनेजमेंट सबनेट, आप मैनेजमेंट से क्या करते हो कि जस्ट मैनेज द, आप उसको रिमोटली लॉग इन कर सकते हो, राइट। सो आप मैनेजमेंट का होता है एमजीएमटी का जो एक्शन होता है, टेक रिमोट एक्सेस ऑफ फायरवॉल एंड रिमोट एक्सेस लेके डू ऑल रिक्वायर्ड configuration and log access and troubleshooting, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। सो दिस इज द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के थ्रू आप कंट्रोल ले सकते हो फायरवॉल का, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उस पर लॉग चेक कर सकते हो, उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। सो हमेशा आपका जो राउटर होता है, कोई भी राउटर होता है, राइट, प्लस आपका स्विच होता है, तो उस पर एक मैनेजमेंट आईपी होती है ना, मैनेजमेंट आईपी होती है, जिसको क्या बोलते हो आप, लूप बैक आईपी से इसको मैनेजमेंट करते हो। लूप बैक आईपी आप लेते हो जिसपे कुछ भी हो सकता है, जैसे 10.10.10.10। अब राउटर पे तो बहुत सारे इंटरफेस होता है, जैसे राउटर हो गया, तो ये राउटर के अंदर बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं। देखो, आपका एक इंटरफेस ये हो गया, 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 ठीक है। तो ये जो इंटरफेस होते हैं ये आपके फिजिकल इंटरफेस होते हैं। तो गिग 0/0 हो गया, ये आपका गिग 0/1 हो गया, ये 2 हो गया, गिग 0/1 हो गया, ये आपका गिग 0/3 हो गया, राइट। लेकिन इसके अंदर आप इन सब इंटरफेस से मैनेजमेंट नहीं लेते हो, क्योंकि ये फिजिकल इंटरफेस अगर डाउन हो गए तो आपका फिर से राउटर का एक्सेस चला जाएगा। तो हमेशा क्या करते हो, एक लूप बैक एड्रेस बनाते हो यहाँ पे, जो हमेशा वर्चुअली अप होता है। इस लूप बैक पे आप कोई भी आईपी डाल दिए 1.1.1/32, और इसको आप क्या करते हो, इस एड्रेस को अपने जो भी रिमोट लोकेशन होते हैं, जैसे मान के चलो कि आपका वैन है, तो इससे आपका दूसरा ऑफिस मान के चलिए यहाँ पे है कहीं पे, मान के चलिए कि आपका एक ऑफिस और है, ठीक है। और इस ऑफिस के पास भी एक राउटर है यहाँ पे, ये राउटर भी यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे। तो आप यहाँ पे मान के चलो कि ई बीजीपी चलाते हो, राइट, यहाँ भी ई बीजीपी आप चलाते हो, तो ई बीजीपी चलाते हो। सो होना क्या है कि आपने इस लूपबैक एड्रेस को नेटवर्क कमांड से बीजीपी में एडवर्टाइज कर दिया, तो ये आपको आईएसपी में आ गया, जो भी आईएसपी यहाँ पे होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस आईएसपी के अंदर ये राउट आ गया, तो 1.1 यहाँ पे आ गया, राइट। ये फिर क्या करेगा, इसको बीजीपी से फिर एडवर्टाइज कर देगा, तो ये राउटर इस राउटर के पास वाया बीजीपी के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। अब आप बैठे हो इस ऑफिस के अंदर, आपकी एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, राइट, आप इस कंप्यूटर से इससे कनेक्टेड हो, मान के चलो कि इसके पीछे एक स्विच है, स्विच से कनेक्टेड है, स्विच से आपका राउटर भी कनेक्टेड है। तो जब आप इस पर्टिकुलर राउटर को एक्सेस करना चाहोगे यहाँ से, तो आपके कंप्यूटर में क्या होगा, आपके कंप्यूटर में एक पट्टी सेशन इंस्टॉल होना चाहिए। पट्टी सॉफ्टवेयर होता है, राइट, सॉफ्टवेयर होता है आपके पट्टी सिस्टम में। उस पट्टी सॉफ्टवेयर कैसे खोलते हो, जैसे आप खोलोगे ऐसे, जैसे मेरा पट्टी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जाकर आप क्या करोगे, यहाँ पे 1.1.1 डालोगे, तो ये अगर आपका पीसी इसको पिंग कर पा रहा होगा, क्योंकि बीजीपी से रीचेबल होगा, राउटिंग आपकी एंड टू एंड है, तो जैसे ही 1 to 1 डालोगे यहाँ से, जैसे इसको ओपन करोगे, तो आपका ये राउटर यहाँ से रीचेबल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो पहले आपकी यहाँ से पिंग करके देखना पड़ेगा अपने कंप्यूटर से कि मेरा पिंग वर्किंग है कि नहीं है। जब पिंग आपका वर्क होगा,
कई बार ICMP ब्लॉक होता है फायरवॉल के केस में, तो डायरेक्ट आप ऐसे सर्विसेज को यूज भी कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि पिंग हमेशा होना ही चाहिए, बट आप जनरली चेक कर सकते हो। 99% केस में पिंग चलता है जहां पे आपकी मैनेजमेंट रिचेबिलिटी होती है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से इस सबनेट को राउटिंग किया यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए। ये राउटिंग क्या है, BGP हो सकता है, ये राउटिंग क्या हो सकता है, स्टैटिक राउटिंग हो सकती है, ये राउटिंग आपको डिफॉल्ट स्टैटिक हो सकता है। और अपने लैन सेगमेंट, ये जो भी आपका लैन सेगमेंट यहाँ पे है, मान के चलिए इस पीसी का IP एड्रेस खुद का होगा, मान के चलिए कि ये आपका है 10.10.10.10 या 0/24 का सबनेट है। तो इस सबनेट को भी आपको यहाँ पे BGP में एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इधर को तरफ भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, फिर से जैसे ही आपने BGP में भेजा तो ये सबनेट यहाँ पे आ गया, राइट। फिर आपको ये ISP इस सबनेट को क्या करेगा, फिर इसके थ्रू यहाँ पे भेजेगा, तो यही सबनेट आपका यहाँ तक पहुंच गया। तो आपका फॉरवर्ड प्लस रिवर्स राउटिंग दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एंड बाय यूजिंग द फॉरवर्ड एंड रिवर्स राउटिंग यू कैन मेक द रीचेबिलिटी फ्रॉम द PC टू द राउटर एंड राउटर टू द PC। जब तक 2-way रीचेबिलिटी नहीं होगी यू कैन नॉट मेक द कम्युनिकेशन। इस तरीके से आपकी मैनेजमेंट सबनेट की रीचेबिलिटी होती है। आई होप मैंने क्लैरिफाई कर दिया होगा अच्छे से। नहीं हुआ तो फिर बताओ, मैं दोबारा करूंगा। हो गया सर। धीरेन्द्र क्लियर है आपको? हाँ सर, ठीक ठीक। ठीक है। तो ये हमारा मैनेजमेंट सबनेट का प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। मैं इस फार्मूला सर के भी इसको एक्सेस करने के लिए कुछ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए और डायरेक्ट ब्राउजर में आप IP लेके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे चेक पॉइंट को हम एक्सेस करते हैं, उसका जो R80 होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कुछ उसके नहीं साथ। चाहिए। कल क्लास 1 नहीं किया था आपने? नहीं कुछ नहीं, नहीं चाहिए। देखिए डायरेक्ट इसकी ब्राउजर IP में। है, इसके ये PC है, यहाँ पे है, इसको मुझे फार्मूला एक्सेस करना है। CLI मैंने कंसोल ले लिया, इस फार्मूला को मुझे एक्सेस करना है PC के थ्रू, तो मैं नहीं नहीं, GUI में है। हाँ GUI में कर रहा हूँ, 1 मिनट करके दिखा रहा हूँ ना आपको। वही करते हैं, ये फायरवॉल है, मुझे एक्सेस करना है GUI के थ्रू, राइट। सो बस ओके, मेरा इस PC से ये मैनेजमेंट IP पिंग होना चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट है, तो मैं पिंग राइट करके राइट। दिखाता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ गया और पिंग किया। पिंग IP क्या है मेरी मैनेजमेंट की, ये है 192.168.1.1। सो पहले रिक्वायरमेंट ये मेरा पिंग होना चाहिए 1.1। देखिए पिंग हो रहा है यहाँ पे। जब ये पिंग हो रहा है तो अब मुझे जाना है ब्राउजर के अंदर, अपने इस ब्राउजर को खोलना है, राइट। एंड सो यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे आपको लिखना क्या है, HTTPS, ठीक है, और इसकी IP, ठीक है धीरेन्द्र। ओके, थ्रू जैसे ब्राउजर। ओके हाँ, आप जैसे इसको एक्सेस करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत बहुत ही इजी है, यूजेबल है, प्लग एंड प्ले है, आपको सिर्फ ब्राउजर के थ्रू एक्सेस हो जाएगा HTTPS के थ्रू। तो आपका यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड आप डालते हो, ये आपका यहाँ पे खुल जाता है। इस तरीके से आपका ये चलता है पूरा प्रोसेस। तो अभी फायरवॉल लॉगिन हो जाएगा जिसको आप लोग देख सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली, पैन और स्टेन है तो थोड़ा इसको सिंक होने में टाइम लगता है। तो लेट्स वेट फ्यू सेकेंड्स मोर। ठीक है। सो ऑलमोस्ट फायरवॉल हमारी रेडी हो गई और इसका ये डैशबोर्ड इस तरीके से पॉलो अल्टो फायरवॉल का दिखता है कि आपके अंदर जो मैंने कल थोड़ा थोड़ा बताया था, जो अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि करके अपकमिंग सेशंस में। तो ये हमारा कंप्लीट पॉलो अल्टो फायरवॉल का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। आप इन टैब्स में जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, जो हम थ्रू आउट द सेशन पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या क्या ट्रबल शूटिंग होता है, कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, कैसे नेटवर्क बनता है, कैसे डिवाइसेस कॉन्फ़िगर होती हैं, कैसे राउटिंग होती है इसके अंदर, कैसे OSPF BGP चलता है इसके अंदर, कैसे रिप प्रोटोकॉल चलता है, कैसे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, कैसे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट होता है, कंटेंट ID, एप्लीकेशन ID, वायरस, एंटीवायरस, सारी चीजें कैसे हम करते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे, राइट। तो आज का जो मेरा मॉड्यूल है विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है ऑलवेज जब पैकेट फ्लो की बात करते हैं किसी भी फायरवॉल की। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पेनफुल फॉर द इंजीनियर टू अंडरस्टैंड
क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पार्ट होता है। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आया कि मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, जो फायरवॉल का जो सेशन होता है पोलो ऑल्टो का, ठीक है, मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ डे 1 पे, और एंड भी यहीं पे होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे और यहाँ पे एंड नहीं करोगे थ्रू आउट द सेशन, जो भी हमारा 1-2 महीने सेशन चलेगा, राइट, तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हमारा सीजन चलेगा ये, तो तब तक आपको इसके बारे में मतलब हर रोज चेक करना है कि हाउ द पैकेट फ्लो इज गोइंग टू बी हैपन। एवरी डे यू हैव टू चेक। अगर आप नहीं इसको चेक करते हो तो आपकी जो नॉलेज है इट इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट। आपका ये पैकेट फ्लो, ट्रस्ट मी एंड नॉट माई वर्ड्स, राइट, कि ये जो मेरा पैकेट फ्लो है, इसको अगर आपको एक अच्छा पॉलो ऑल्टो इंजीनियर बनना है, so you just have to know each and every section कि आपका ये पैकेट कैसे आपका आया, और थ्रू आउट द सेशंस कैसे इसका लाइफ साइकिल रहता है। मतलब फायरवॉल में एक पैकेट आता है, और जब फायरवॉल से ये पैकेट आउट जाता है तो उसके बीच बीच में क्या क्या होता है, यू शुड नो। और ये छोटे मोटे चीज नहीं होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एंड डीप लेवल पे चीजें होती हैं इसके अंदर, एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। वो कैसे अंडरस्टैंड करोगे? आपको उसके लिए एक अच्छा पैकेट फ्लो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। आपको पैकेट कैप्चर करने आना चाहिए, राइट। आपको डीबग के लॉग्स पढ़ने आना चाहिए। ये सारी चीजें हम ट्रबल शूटिंग, जब लाइव ट्रबल शूटिंग हमारी क्लास होती है, ऑलमोस्ट जब सेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम एक लाइव ट्रबल शूटिंग की क्लास हमेशा करते हैं। अगर एक बैच में नहीं करते तो नेक्स्ट बैच में जरूर करते हैं, लेकिन हर बैच में हमारा हो ही जाता है लाइव ट्रबल शूटिंग का। तो उस लाइव ट्रबल शूटिंग में मैं पूरा बताता हूँ कि डिबग कैसे लेना है, पैकेट कैप्चर करना है, ये पूरा मैं जितना फ्लो है ये कंप्लीट, ये मैं करके दिखाता हूँ कि ये फ्लो कैसे होता है। जो अगर आप लास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो लास्ट हमारी ट्रबल शूटिंग हुई थी, आप लोग उसको रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं कि लास्ट बैच का हमने क्लोजर किया था। तो हमने पोलो ऑल्टो की कहाँ पे किया था हमने, पैकेट कैप्चर लाइव ट्रबल शूटिंग कुछ तो हमने किया था। हाँ, ये हमारा सेशन है, देखिए डीबग एंड ऑल। तो आप लोग जाके देखना है इसमें हमने बहुत ही डीप में किया है सब कुछ। मैं आप लोग को लिंक दे देता हूँ। तो इट इज़ इन वेरी डीप कि हमने एक एक लाइव पैकेट कैप्चर को हमने ट्रबल शूट किया, कैसे हम ये पूरा लाइफ साइकिल है जो पैकेट फ्लो का कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या हम करते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन जब पूरा सेशन हमारा हो जाता है तो हमें ये पता होता है कि हमारा एप्लीकेशन आईडी क्या होता है, हमारा कंटेंट आईडी क्या होता है, हमारा कैसे एसएसएल डिक्रिप्शन होता है, कैसे हमारा स्लो पाथ में राउटिंग होती है, कैसे हमारी फास्ट पाथ में राउटिंग होती है, कैसे हमारे स्लो पाथ में पॉलिसी चलती है, कैसे हमारी स्लो पाथ में नैट चलती है, फास्ट पाथ में नैट कैसे चलता है, स्लो पाथ, ये सारा कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होता है तो आपको 360 व्यू होता है। आपको ये पता रहता है कि मेरा पैकेट फ्लो का जो एक सीक्वेंस है वो क्या होगा। तो डे 1 पे थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल होता है, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत जरूरी है डे 1 पे आपको। ठीक है, आपने, अगर मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन किया पैकेट फ्लो और आपने उसमें 10% भी आपको याद रहता है, तो यू एबल टू मेक इट 100% जब सेशन खत्म होगा। तो क्योंकि आपको डेली करना है, आपको हर एक सेक्शन में जहां पे आप राउटिंग करोगे, तो फिर मैं आपको पैकेट फ्लो रेफर करके बताऊंगा कि देखो ये राउटिंग किया तो देखो इसका पैकेट अब यहाँ पे पहुंच गया। फिर आपने इसके अंदर क्या नेट किया, तो मैं फिर बताऊंगा देखो जी नेट में आपका ये सेक्शन में ये हुआ, ये सेक्शन में ये हुआ। फिर आपने क्या किया, फिर आपने पॉलिसी लिखा, तो मैंने बोला कि देखो पॉलिसी यहाँ पे गया और ऐसे गया। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, ये सारे डिस्क्रिप्शन कैसे होते हैं। तो सारे सेक्शन इसके अंदर हैं, देखो ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, देखो एप्लीकेशन आईडी, कंटेंट आईडी और एसएल डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें हैं। तो ये कैसे होते हैं, क्या इसके अंदर होता है, तो ये आपको, इससे आप बच ही नहीं सकते हो, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। सो एवरी डे यू जस्ट हैव टू लर्न द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द पैकेट फ्लो। सो पैकेट फ्लो की जब हम बात करते हैं, सो हाउ दिस पैकेट फ्लो इज गोइंग टू बी हैपन। सो सबसे पहले होता क्या है कि मान के चलिए कि हमारे पास एक फायरवॉल है, राइट। उस फायरवॉल के अंदर, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ कि मान के चलिए कि एक फायरवॉल ही है, और इस फायरवॉल के पीछे एक यूजर है, राइट। ये मेरा फायरवॉल हो गया, और इसके हमारे दो इंटरफेसेस हैं। मान के चलिए एक इंटरफेस है ये, और एक इंटरफेस ये है। और ये जो इंटरफेस है बेसिकली कनेक्टेड है किसी भी इंटरनेट से या कुछ भी, और पीछे से यूजर कहीं आ रहा है, तो मान के चलिए कि आपका इंटरनेट की दुनिया है, राइट। और यहाँ से भी आपका एक यूजर आ रहा है जो
ये एक पैकेट है, ठीक है। तो ये पैकेट यूजर लेकर आ रहा है, तो ये पैकेट ऐसे 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 आएगा, लेकिन जैसे ही ये इनग्रेस इंटरफेस में पैकेट पहुंचा, तो ये पैकेट आपका यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है। लेकिन जब ये पैकेट पहुंचने के बाद, ये पैकेट जब यहाँ से लीव करेगा और बाहर की दुनिया में जाएगा, ठीक है, तो उसके बीच में फारवर्ड टोटल जो स्टेप्स करती हैं, वो ये जो डायग्राम में दिख रहा है ना, सारे स्टेप्स होते हैं। सारे स्टेप्स होते हैं कि आपका जब पैकेट यहाँ पे लैंड किया और उसके बाद जब ये बाहर गया, तो इसको प्रोसेसिंग, ये पूरा पैकेट फ्लो जिसको हमें आज समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जिस इंटरफेस पे, जैसे ये इंटरफेस है, मान के चलो इस इंटरफेस का नाम आप लिख लो इथरनेट 0x0। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से लिख लेता हूँ, ATH 0x0 एक इंटरफेस ये है। एक इंटरफेस आपका यहाँ पे है जिसको आप लिखते हो ATH 0x1। तो जिस इंटरफेस से आपका पैकेट इन होता है, मतलब फायरवॉल में हिट करता है, उस इंटरफेस को हम बोलते हैं इनग्रेस इंटरफेस, राइट। या इसको बोलते हैं इनपुट पैकेट, या इसको बोलते हैं हम लोग रिसीव पैकेट इंटरफेस, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। मीन्स रिसीव पैकेट, इनग्रेस पैकेट, इनपुट पैकेट, ये सारा चीजें एक होती हैं, ठीक है। कि मतलब आपने पैकेट को यहाँ पे लिया, तो अगर मैं टर्म इनग्रेस यूज कर रहा हूँ, तब समझ जाओ कि मैं बात कर रहा हूँ कि पैकेट मेरा फायरवॉल के अंदर मैंने रिसीव किया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा पॉलो अल्टो फायरवॉल से मेरा पैकेट आउट हो रहा है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा पॉलो अल्टो फायरवॉल से पैकेट आउट हो रहा है, तो उसको हमेशा इग्रेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका इग्रेस फॉरवर्डिंग इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपका एक होता है इनग्रेस और एक होता है इग्रेस। इग्रेस मीन्स का आपका पैकेट फाइनली लिविंग फ्रॉम द फायरवॉल, ठीक है। तो आपका आउट में बोलता हूँ या इग्रेस बोलता हूँ या फॉरवर्डिंग पैकेट बोलता हूँ, तो वो सारा आपका वो इंटरफेस होगा जिससे आपका फायरवॉल से पैकेट लीव कर रहा होगा। तो आपका ये हो गया इनग्रेस इंटरफेस, या इसको आप बोल दो आउट इंटरफेस या पैकेट, कुछ भी आप इसको बोल दो, आपकी चॉइस है। या इसको ट्रांसमिट बोल दो, मतलब सेम होगा, ट्रांसमिट करना है, इसको फॉरवर्डिंग बोल दो आप। तो ये सारा का मतलब ये होता है। तो आपको जब भी कोई बोले कि मेरा पैकेट इंग्रेस हुआ, इनपुट हुआ, रिसीव हुआ, तो आप समझ जाना कि पैकेट मेरा फायरवॉल में आया। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा फायरवॉल से पैकेट आउट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, फॉरवर्डिंग हुआ, इग्रेस हुआ, तो मतलब फायरवॉल से मेरा पैकेट बाहर गया, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो होता क्या है कि जब मेरा पैकेट सबसे पहले फायरवॉल पे हिट करता है, कोई भी पैकेट होता है तो फायरवॉल पे हिट करता है, तो फायरवॉल कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करती है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब आपका पैकेट होता है, कोई भी पैकेट आपके राउटर स्विच के अंदर, जैसे ये मान के चले पैकेट है, तो ये पैकेट आपका फायरवॉल पे हिट करने वाला है। तो इस पैकेट के अंदर जनरली क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि पैकेट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती क्या है। तो पहले आप ये समझो कि कोई पैकेट जब बनता है तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग समझो, पहले मैं बताता हूँ। तो इस पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आप लिख देता हूँ, इसके अंदर आपकी लेयर 2 के यहाँ पे आपका एक सोर्स मैक एड्रेस होता है, राइट। सोर्स मैक, एक डेस्टिनेशन मैक होता है। सोर्स, यहाँ पे एक आईपी होती है, सोर्स आईपी। यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन आईपी होता है, राइट। आपका यहाँ पे सोर्स पोर्ट होता है, राइट। आपका डेस्टिनेशन पोर्ट्स होते हैं। आपके और भी लेयर 7 के एप्लीकेशन होते हैं जो L7 के लिए होते हैं, ठीक है। और भी इसमें फाइनली इसमें अंदर कंटेंट भी होता है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट मान के चलो कि ये पैकेट का और भी एक बड़ा सा हिस्सा है, जिसको आप, बहुत सारे फील्ड होते हैं, कंटेंट के अलावा भी एक दो फील्ड होते हैं। तो मान के चलो कि मैं भी आपको यहाँ पे इसको बीच वाला फील्ड को मैं छोड़ देता हूँ, नहीं बताता हूँ, कि मान के चलिए इसको बाद में डिस्कस करना है। बट एक लास्ट फील्ड जो होगा दैट इज नोन एज ए कंटेंट, ठीक है। तो ये पूरा एक पैकेट हुआ, दिस इज द वन पैकेट। इस पैकेट के अंदर वन पैकेट, तो इस पैकेट के अंदर आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। सो आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। सो जब भी फायरवॉल के पास
ये पैकेट आएगा तो ये बोलता है कि लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना लेयर 2 इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो जो भी मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, राइट। जब भी हम बात करते हैं आईपी की तो वो मेरा होता है हमेशा layer 3 information. So this IP is going to be known as the layer 3 information. So ये मेरा layer 3 information हो गया। जब भी हम बात करते हैं कि मेरा कोई पोर्ट होता है, सोर्स को डेस्टिनेशन पोर्ट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेयर 4 इन्फॉर्मेशंस। जो भी मेरा एप्लीकेशन होता है उसको हम बोलते हैं लेयर 7 इन्फॉर्मेशन। बाकी कंटेंट का तो छोड़ दो भाई, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आपका पैकेट लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7। सो लेयर 4 आपका हो गया आपका टीसीपी या यूडीपी पोर्ट नंबर्स होते हैं, राइट। टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर होते हैं जो उसको लेयर 4 बोलते हो। इस पे आपका आईपी हो गया और इस पे आपका मैक एड्रेस हो गया, राइट। और लेयर 7 आपका बेसिकली एप्लीकेशंस हो गए, जो भी एप्लीकेशंस। तो इस पैकेट को जैसे ही फायरवॉल रिसीव करता है, तो द फर्स्ट थिंग फायरवॉल इज गोइंग टू डू कि जब पैकेट को उसने रिसीव किया तो रिसीव करने के बाद उसने क्या किया कि दे जस्ट एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4। पैकेट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं बट उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और उसके पोर्ट्स डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये 3 इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो देखती है कि जो मेरा पैकेट रिसीव हुआ है वो किस इंटरफेस से आया है, राइट। और फायरवॉल को इंटरनल प्रोसेसिंग भी करना है, राइट। तो सबसे पहले ये इसका एक इंजन होता है जो इस सब चीजों को लुकअप करता है। अलग अलग सीपीयू, अलग अलग प्रोसेसर लगे होते हैं फायरवॉल के अंदर। तो वो जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो इनग्रेस स्टेज पे करती है, तो वो 3 इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो देखता है कि मेरा जो फायरवॉल पे जो पैकेट आया है किस इंटरफेस से इन आया है, क्योंकि उसका इंटरफेस का नाम भी चाहिए। नाम इसलिए चाहिए कि जो भी फायरवॉल में इंटरफेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, जितने भी फायरवॉल में इंटरफेस होते हैं, राइट, मतलब इंटरफेस टाइप कोई भी हो एक्सेप्ट एच ए। कौन सा, एक्सेप्ट एच ए इंटरफेस। उन सारे इंटरफेसेस पे आपको एक जोन की मैपिंग करनी पड़ती है। जोन इज रिक्वायर्ड, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपका इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट होगी। तो आपको हर एक इंटरफेस पे आपको एक न एक जोन की मैपिंग करनी ही पड़ेगी। चाहे आप कोई भी जोन रखो, आपको मैं बताऊंगा कि जोन की मैपिंग भी कैसे होती है, क्या उसका लॉजिक होता है, बट यू जस्ट हैव टू डिफाइन द जोन। सो वो इंटरफेस को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद वो क्या करता है कि दैट इज गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन कि आपका इसमें से लेयर 2 इंफॉर्मेशन, लेयर 3, लेयर 4 और उसका इंटरफेस का आईडी और जोन का लुकअप करता है। तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि मेरा पैकेट में लेयर 2 एड्रेस क्या है, 3 एड्रेस क्या है, 4 एड्रेस क्या है और किस इंटरफेस से आया और किस जोन से आया। तो इतना जब लॉजिक उसने इकट्ठा कर लिया, तब वो क्या करता है कि अगर उसको लगता है कि आईपी जो पैकेट मैंने लिया है, जो भी मैंने पैकेट रिसीव किया है, जिसको मैंने एक्सट्रैक्शन किया है हेडर्स के इंफॉर्मेशंस को, अगर वो पैकेट बाहर से फ्रेगमेंट होकर आ रहा है, अगर मुझे उसे फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली करना है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि आपका कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा पैकेट होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये राउटर के पास आता है तो राउटर के इंटरफेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये पैकेट अगर राउटर के इंटरफेस पे आने की कोशिश करेगा, ये इतना बड़ा पैकेट है, तो राउटर क्या करेगा कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक लिमिटेशंस है कि मैं मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन मेरा है वो एमटीयू साइज वो 1500 जो है मेरा 1500 एमटीयू साइज का हमें पैकेट को यहाँ पे भेजना है। तो जब मैं 1500 एमटीयू साइज का पैकेट का मुझे यहाँ भेजना है, तो वो क्या करेगा, इस बड़े पैकेट को स्मॉल स्मॉल चंक्स में तोड़ देगा, मतलब इस पैकेट को कई पार्ट में इसको ब्रेक कर देगा। तो छोटे छोटे हो गए, मान के चलो कि ये आपका 19 के का पैकेट है, तो इसको तोड़ के 15 में मतलब 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया और तो पैकेट आपका छोटा हो गया। तो जो आपका एक बड़ा सा पैकेट था, बिग पैकेट वाज चंक्ड इनटू स्मॉल स्मॉल पैकेट। तो इसको राउटर आसानी से प्रोसेसिंग कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मान के चलो कि किसी ने पीछे से किसी बड़े पैकेट को छोटे में कर रखा हो, तो जब वो फायरवॉल के पास आएगा तो फायरवॉल देखेगा कि क्या मुझे इसको रीअसेंबली करने की जरूरत है, क्या बिना मेरा रीअसेंबली किए मेरा काम हो जाएगा। तो अगर वो भी अगर एप्लीकेबल होगा तो वो भी काम करेगा। तो द फर्स्ट स्टेज जब पैकेट उसको रिसीव होता है कभी भी फायरवॉल को, तो वो जो लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 की इंफॉर्मेशन को लेती है, फिर उसका जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और अब उसकी
आईपी रीअसेंबली करने की भी कोशिश करती है अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो। जब इतना इंफॉर्मेशन ये गैदर कर लेता है फायरवॉल, अब उसके बाद वो क्या करता है, द नेक्स्ट स्टेप व्हाट दे आर गोइंग टू डू, कि वो चेक करता है कि जो मैंने पैकेट यहाँ से रिसीव किया है, राइट, वो रियली इट्स अ वैलिड पैकेट और द पैकेट हैविंग एनी एरर। ऐसा हो सकता है कि जो पैकेट हमने रिसीव किया है इट्स नॉट द वैलिड पैकेट। तो अगर वो पैकेट मेरा वैलिड नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर कोई भी एरर है, तो स्ट्रेट अवे वो डिस्कार्ड कर देगा यहीं पे, वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा, आगे वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो वो पैकेट को वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा और बोलेगा कि टाटा बाय बाय, आपका काम हो गया, अब मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जो प्री रिक्विजिट मेरी है आपके अंदर वैलिडेशन करने की, भाई मैं पाया कि यू हैव समथिंग इनवैलिड थिंग्स, राइट, जो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो इनवैलिड पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दोज पैरामीटर, किस क्राइटेरिया पे आपको वो इनवैलिड कर सकता है। तो उसको अगर आप पैकेट फ्लो को थोड़ा नीचे आओगे तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे आपका मिसमैच ऑफ ईथरनेट हेडर टाइप एंड आईपी वर्जन्स, क्योंकि अगर आपका ईथरनेट के हेडर्स जो आईएसएल और आपका डॉट वन क्यू होते हैं, जो आपका एक ओपन स्टैंडर्ड और आपका एक सिस्को प्रोप्राइटरी होता है, या आईपी वर्जन मिसमैच होता है, अगर वो मिसमैच है, जनरली होता नहीं है बट कई बार किसी रीजन से मिसमैच हो जाते हैं हेडर वगैरह, तो आपका ये पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। ट्रंकेटेड आईपी हेडर, मतलब कि आपका आईपी हेडर 32 बिट्स का है, किसी ने ट्रंक कर दिया उसको, उसको छोटा करने की कोशिश किया, किसी हैकर या किसी भी रीजन से हो गया, तो उसको भी वो डिस्कार्ड कर देगा। कोई आईपी प्रोटोकॉल नंबर 0 है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमेशा आईपी प्रोटोकॉल नंबर जो वैलिड हैं 0 नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा जो भी इसका रेंज है उसके बीच होना चाहिए। टीटीएल किसी ने 0 सेट कर दिया, टीटीएल बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर किसी ने 0 सेट करके भेज दिया तो भी पैकेट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके होती हैं। फिर आपका होता है लैंड अटैक पिंग ऑफ डेथ, राइट। सो लैंड अटैक पिंग ऑफ डेथ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपका डीडॉस और डॉस अटैक्स होते हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी का आते हैं, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा लैंड अटैक एंड पिंग ऑफ डेथ। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर डॉस डीडॉस अटैक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा पैकेट बम्बार्डिंग हो जाता है। तो उस केस में इंटरफेस इतना इंटेलिजेंस होता है कि उसको लगता है कि ये पैकेट सम मतलब सस्पिशियस है और आपका मतलब अनपैटर्न वे में मेरे पास आ रहा है, और बहुत एक फ्लो इसका बहुत ज्यादा है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, तो उस टाइप के पैकेट को भी डिस्कार्ड कर सकता है, क्योंकि आपके पास फायरवॉल में एक कैपेबिलिटी भी होती है डॉस की रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, तो वो सब भी आइडेंटिफाई करके वो आपको पैकेट को डिस्कार्ड कर सकता है। आपकी मार्टिन आईपी एड्रेस, मार्टिन आईपी एड्रेस का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी आईपी जो आपका आईपी का रेंज है, जो भी क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई की जो आईपी रेंज है, वो आईपी एड्रेस से ना होकर वो एक ऐसी आईपी एड्रेस है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब कोई डमी आईपी एड्रेस किसी ने बना दिया, राइट। जैसे मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, ये वाला 513.45.67.78/24, तो क्या मेरा आईपी वैलिड है? आईपी एड्रेस नॉट वैलिड, दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि रेंज ही में नहीं आता है। दिस इज अ मार्टिन आईपी एड्रेस, मतलब कि वो एक आपका मतलब एजम्पशन हो सकता है, दैट्स नॉट करेक्ट आईपी एड्रेस। सो वो भी आपके इस केस में भी आपका पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। चेकसम एरर्स है, आईपी चेकसम में एक चेकसम फील्ड होता है, अगर उसमें कोई एरर्स है, चेकसम वैलिडेट नहीं हो रहा है सो सम रीजन से, तो उस केस में भी आपका पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका फायरवॉल जो है एक्शन लेकर आपको पैकेट को डिस्कार्ड कर सकता है, और आपका इंफॉर्मेशन जो है यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, आपके प्रोसेस ही नहीं होगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन फॉर द इनग्रेस स्टेज, जो यहाँ पे यहाँ तक होता है। तो अगर आपने यहाँ से सक्सेसफुली इसको प्रोसीड कर लिया, आपको लगा कि नहीं मेरा पैकेट यहाँ से रिसीव हुआ, इसके अंदर सारे पैरामीटर फाइन है और आपका डिस्कार्ड करने की नौबत नहीं है, तो आपका जो पैकेट है ये स्टेज में आता है, इसको बोलते हैं फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल। सो आपका बेसिकली पैकेट इज गोइंग टू बी लैंडेड ऑन द फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल और नॉट। तब यहाँ पे चेक होता है कि ये जो पैकेट आपने जो डाला है, इस पैकेट में आपका फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। सो अब देखिए क्या होता है कि अब आपके पैकेट जब भी लैंड होते हैं फायरवॉल के अंदर, सो वो पैकेट बेसिकली करता क्या है कि दो कंडीशन हो सकती हैं कि ये फायरवॉल उस पैकेट पे इंस्पेक्शन अलाउ करे या ना करे। अब इंस्पेक्शन अलाउ करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक बहुत लेमन में एग्जांपल दिया था डे 1 क्लास में, कि आपने क्या कर रखा है कि यहाँ पे अपने ऑफिस में आपने ऑफिस का गेट है, मेन गेट आपने यहाँ पे लगा रखा है, ऑफिस एंट्री गेट आपने यहाँ लगा रखा है,
एंट्री गेट। तो यहाँ पे आपने, हो सकता है कि आपने यहाँ पे किसी सिक्योरिटी पर्सनल्स को यहाँ पे बैठा रखा है, जो आपको बार बार हर एक जो भी बंदा आ रहा है उसको ये चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद ये आपको अलाउ करते हैं अंदर जाना है या नहीं जाना है, राइट। तो ये बेसिकली इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि मतलब कि आप जब भी बाहर से आओगे तो आपको इंस्पेक्ट करेंगे, और जब इनको लगेगा कि नहीं यू हैविंग अ वैलिड आईडी कार्ड, तब आपको ये बोलेंगे ठीक है आप अंदर जाइए, ठीक है। इस तरह से कोई अगर बाहर जाने की भी कोशिश कर रहा तो भी इसको इंस्पेक्ट करेंगे एंड दे विल चेक कि आप कंपनी की कोई वैल्यूएबल बाहर चीज तो लेके नहीं जा रहे हो, कोई ऐसी चीजें जो आपके लिए प्रोहिबिटेड है, तो फिर ये चेक करेंगे, फिर आपको बोलेंगे आप बाहर जाइए। तो इट इज डूइंग द इंस्पेक्शन, मतलब ये सिक्योरिटी पर्सनल जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, दे आर डूइंग द इंस्पेक्शन, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दे आर डूइंग द चेक्स। तो ये हमारे इंस्पेक्शन का प्रोसेस होता है। तो फायरवॉल में ये होता है कि वो पूछता है कि अगर आपका जो पैकेट रिसीव हुआ उसके लिए आपको इंस्पेक्शन करना है या नहीं करना है। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन मेरे पास आया, यहाँ से कोई जेंटलमैन यहाँ आ रहे हैं मेरे पास, तो जब ये मैं बोलता हूँ कि ये जेंटलमैन जब मेरे पास आए, जैसे कंपनी के ये सीईओ हैं, राइट, तो मैं बोलता हूँ कि जब ये सीईओ साहब यहाँ पहुंचे, तो अब ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहब हैं, अब इस सीईओ के इंस्पेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसके इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं, कंपनी के मालिक है, तुमको क्या चेक करना है, ही इज ऑनर। तो इनको क्या करेंगे, ठीक है सीईओ साहब आए और सीईओ साहब सीधे, मतलब सीईओ साहब सीधे बाहर चले गए, अपने ऑफिस के केबिन में चले गए, जब अंदर से आए तो भी बाहर चले गए, तो ये गार्ड साहब इनको कुछ नहीं बोले। तो बिल्कुल ये बाईपास हो गया, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होगी, ही ट्रस्ट की मतलब कि मुझे चेक नहीं करना है। तो इसी तरीके से फायरवॉल में भी कंडीशंस होती हैं कि इफ यू वांट टू डू द इंस्पेक्शन यू कैन डू इट। जब इंस्पेक्शन आप करोगे तो इट इज गोइंग टू चेक एवरीथिंग, आपकी जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं, दे ऑल दे ऑल गोइंग टू बी चेक्ड। सो आपके जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो चेक होंगे, राइट, अगर आप इंस्पेक्शन इनेबल करते हो तो। अगर आपने बोला कि नहीं इंस्पेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सीधे फायरवॉल यहाँ से निकलेगा, ये बीच के डब्बों से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा निकलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, आपका इग्रेस स्टेज में पहुंच जाएगा, और सीधा ही आपका पैकेट ट्रांसमिट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मतलब इसमें फायरवॉल आपका एक तरह से ट्रांसपेरेंट में काम करेगी, ये कोई भी चेक्स यहाँ पे आपका होगा नहीं, मतलब एक तरह से राउटर की तरह काम करेगी, एक तरह से स्विच की तरह काम करेगी, ठीक है। तो अगर आपने इंस्पेक्शन को डिसेबल कर दिया तो आपका फायरवॉल जस्ट एक राउटर की तरह काम करेगा या जस्ट एक स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन तो फिर आप फायरवॉल लगाओ ही क्यों, जब इंस्पेक्शन ही नहीं करना है तो फायरवॉल लगाए ही क्यों। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें फायरवॉल को बाईपास करना पड़ता है, तो हम उसमें कोई सिक्योरिटी चेक्स नहीं करते हैं, कोई राउट मतलब कोई भी हम उसमें नेट चेक नहीं करते हैं, हम सीधे पैकेट इन किया और राउटिंग के बेसिस पे उसको आउट कर दिया। तो ऐसे भी कंडीशन होते हैं, उस केस में ना ही आपका एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, ना ही आपका स्लो पाथ की बात होती है, ना ही आपकी फास्ट पाथ की बात होती है, ना ही आपकी कोई एसएल डिक्रिप्शन होता है, ना ही कंटेंट आईडी इंस्पेक्शन होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को जो ना समझ में आ रहा हो? नहीं सर, ठीक है। थैंक यू। सो अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास पैकेट जो है उसकी इंस्पेक्शन करनी है या नहीं करनी है। सो अगर इंस्पेक्शन नहीं करनी है, राइट, तो हमारे पास कंडीशन अलग है। लेकिन अगर मुझे इंस्पेक्शन करना है, तो फायरवॉल का काम ही होता है इंस्पेक्शन करना, हर एक ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट करने के बाद दे विल टेक द राइट डिसीजंस कि इस ट्रैफिक के साथ, इस पैकेट के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, कौन सी एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कौन सी आईपी को ब्लॉक करना है, कौन सी कंटेंट को अलाउ करना है, कौन सा एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कौन सा यूआरएल को अलाउ करना है, कौन सा वेब पेज को मुझे ब्लॉक करना है, किस टाइप के फाइल्स को मुझे अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, वो सारा काम फायरवॉल करती है। तो अब क्या होता है कि मान के चलिए कि आप बोलते हैं कि नहीं मुझे फायरवॉल की पैकेट को इंस्पेक्शन करना है, तो पैकेट आपका यहाँ से ही अब यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही पैकेट आपका यहाँ पे आया, तो फिर से एक क्वेश्चन पूछता है, अभी भी इनग्रेस स्टेज में ही हैं हम लोग। तो ये सब होने के बाद एक क्वेश्चन आती है कि जो आपका पैकेट आपने रिसीव किया है, द पैकेट इज इन प्लेन टेक्स्ट और ये पैकेट आपका इनक्रिप्टेड है। ये दो ही कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपने पैकेट रिसीव किया है दैट इज गोइंग टू बी इन प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मीन्स कि आपने सिंपली अपने कंप्यूटर से फाइल भेज दिया और आप पहुंच गया।
लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि इट इज गोइंग टू बी इनक्रिप्टेड पैकेट, हो सकता है कोई आईपीसेक का पैकेट हो या कोई भी अलग इनक्रिप्शन मेथड से पैकेट आपके पास रिसीव हो रहा है। तो अगर प्लेन टेक्स्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका प्लेन टेक्स्ट का पैकेट है तो सीधा आपका आपका अगर आंसर नो है कि ये इनक्रिप्टेड पैकेट नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है, तो सीधा यहाँ से यहाँ पैकेट आ जाएगा। लेकिन अगर आपका इनक्रिप्टेड पैकेट है तो फायरवॉल उस पैकेट को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी, फायरवॉल उस पैकेट को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी। कौन सा? आईपीसेक, एसएसएल, वीपीएन के जो पैकेट्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। तो फायरवॉल के इनग्रेस स्टेज में ही एक डिक्रिप्शन इंजन लगा होता है, राइट। सो ये डिक्रिप्शन इंजन क्या करता है, जैसे ही फायरवॉल को पता चलता है कि मेरा पैकेट इनक्रिप्टेड है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट, तो वो अपने आप ही उसको क्या बोलता है कि ठीक है, इस फायरवॉल का जब इनक्रिप्शन है तो इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अपने डिक्रिप्शन इंजन के पास भेज देता हूँ। तो ये फायरवॉल डिक्रिप्शन इंजन के पास चला जाता है। डिक्रिप्शन इंजन के पास जाने के बाद क्या करता है कि उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर से ये पैकेट घूम कर फिर से यहीं पे आ जाता है। सो जब यहाँ पे पैकेट है, यहाँ पे जब पैकेट था, जब यहाँ पे आईपीसेक वाला पे सेक्शन में आया था, तो ये पैकेट मेरा जो क्या था कि ये डिक्रिप्टेड था, मतलब इनक्रिप्टेड था। इनक्रिप्टेड पैकेट को प्लेन टेक्स्ट वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये प्लेन टेक्स्ट वाला का यहाँ रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका मैं लिखता हूँ कि ये पैकेट आपका यहाँ पे आया, इनक्रिप्टेड पैकेट है। तो इनक्रिप्टेड पैकेट में जब यहाँ पे आया तो इस इनक्रिप्टेड पैकेट को ये इंजन ने डिक्रिप्ट किया और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ये यहाँ पे भेज दिया। अब जब भेज दिया तो फिर से ये दोबारा प्रोसेस होगा, फिर से ये दोबारा प्रोसेस होगा, फिर से पैकेट आएगा। यहाँ पे आने के बाद इट इज गोइंग टू बी चेक कि इस पैकेट के अंदर कोई इनग्रेस एरर तो नहीं है हमारे पास। ये चेक करने के बाद फिर ये देखेगा कि कोई इसके अंदर फायरवॉल इंस्पेक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है। ये चेक करने के बाद फिर जब यहाँ पे आएगा तो ये पैकेट ऑलरेडी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका था, इधर अब नहीं जाएगा, राइट। अब सीधे यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक जो मेरा है ऊपर वाला, राइट, इनग्रेस जो ब्लॉक बोलते हैं, इसके अंदर पूरा प्रोसेसिंग होता है। किसी भी पैकेट को जो आप यहाँ पे रिसीव करते हो, दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस वे ओनली, कि आपका जो प्रोसेसिंग है इट इज गोइंग टू हैपन इन द लाइक पैकेट चेक्स, अगर कोई एरर है तो ठीक है, फायरवॉल इंस्पेक्शन और डिक्रिप्शन ऑफ द पैकेट्स, फिर उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। 3-4 प्रोसेस होते हैं जो इनग्रेस स्टेज में आपके होते हैं। जैसे ही आप इन सारी चीजों को कर लेते हो, आपका फायरवॉल जो है उस पैकेट को फास्ट पाथ में लैंड करता है, जिसको बोलते हैं फायरवॉल फास्ट पाथ, ठीक है। तो अब जब फास्ट पाथ में पैकेट आपका लैंड होता है तो क्या होता है, राइट। तो जब पैकेट आपका फास्ट पाथ में लैंड होता है तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो पैकेट है जो फास्ट पाथ में लैंड होता है, तो ये ट्राई करता है। जब हम बात किए थे कि हमारा जो पैकेट फ्लो होता है इट इज गोइंग टू बी हैपन फॉर द आपका दो तरह का पैकेट हमारा होता है, एक दो तरह की फायरवॉल होती है, एक हमारे पास स्टेटफुल फायरवॉल होती है, एक हमारे पास स्टेटलेस फायरवॉल होती है। स्टेटफुल फायरवॉल और हमारे पास एक स्टेटलेस फायरवॉल। बताइए दिलीप जी, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये था, पहले तो पैकेट सपोज इनक्रिप्ट में आया है, तो पहले में एरर इनग्रेस एरर कोई दिखा नहीं है, फिर बाद में डिक्रिप्ट करने के बाद दिखा, तो फिर क्राइटेरिया क्या होगा उसका एरर का? फिर डिस्कार्ड हो जाएगा पैकेट, फिर से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो क्राइटेरिया सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले आपका पैकेट इनक्रिप्टेड था तो उस पे अलग हेडर लग गया है, आईपीसेक का हेडर लग गया, राइट। हेडर तो अलग है ना, उसके अंदर कंटेंट नहीं दिख रहा है आपके अंदर, लेकिन जब पैकेट को आप डिक्रिप्ट किए तो एक्चुअल हेडर उसका दिखा, एक्चुअल हेडर दिखा। उस हेडर के अंदर हो सकता है कि किसी में प्रोटोकॉल नंबर 0 यूज हो रहा हो, कोई टीटीएल वैल्यू 0 कर दिया हो किसी ने, तो आप प्लेन टेक्स्ट वाला पैकेट को चेक करेगा और फिर अगर उसमें प्रॉब्लम क्या है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा पैकेट को वहीं पे। सो इट इज गोइंग टू चेक। पहले आपका ऊपर चेक हुआ था, अंदर का कुछ भी चेक नहीं हुआ था क्योंकि इनक्रिप्टेड था, बस ऊपर का हेडर चेक हुआ था, हेडर के अलावा कुछ आपको विजुअल नहीं था पैकेट के अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही डिक्रिप्ट हो गया तो हेडर तो आपका हट गया और आपका नया जो पैकेट है वो आपका आ गया, अब उस नया पैकेट की पूरी एनालिसिस हो गई। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, आप लोग समझिए इसको कि आपके 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 घर पे एक बड़ा अच्छा सा कोरियर आया, ठीक है, एक पैकेट आया कोरियर, ठीक है। आपने बोला कि
मैंने एप्पल का फोन मंगाया है कोरियर के अंदर, राइट, और ये बकायदा पूरा रैप होकर पूरा आया आपके घर पे, ये पैकेट तो पूरा रैप है, अब इसको कोई बाहर से खोल नहीं सकता है, राइट। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? दिलीप जी, मैं थोड़ा सा म्यूट आ कर रही रहा हूँ आ रही आपको। आ रही। हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा फिर पूछेगा। तो ये अमेजोन का जब पैकेट आया, यू रिसीव द पैकेट एट योर होम, राइट। सो इस अमेजोन का पैकेट को बकायदा उन्होंने आजकल एक टेक्निक यूज करते हैं, जो एक इस पैकेट को सिक्योर करने के लिए, कि इस पैकेट को एक स्पेशल कोटिंग मटेरियल से इसको करते हैं पैक, और उसके ऊपर एक स्कैनर कोड लगाते हैं, राइट, कि उस पैकेट को आप खोल नहीं सकते हो, और जब जब तक आप ओटीपी नहीं दोगे तब तक वो पैकेट आपको डिलीवर भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर की जो चीज है, इसकी तो आपकी गारंटी नहीं है ना कि इसके अंदर की जो आपने एप्पल का फोन मंगाया वो है, या कुछ मानते कि डमी फोन डाल दिया इन्होंने यहाँ पे, हो सकता है ना। तो ये पैकेट इनक्रिप्टेड है, जब आपको कुरियर बॉय ने हैंडओवर किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंडओवर कर देना, ठीक है। आपने देखा कि पैकेट मेरा बिल्कुल सही कंडीशन में, मैंने ओटीपी दिया, मुझे पैकेट मिल गया, लेकिन द मोमेंट आपने पैकेट को ओपन किया, आपको पता चला कि इसके अंदर तो जो मेरे को रिक्वायरमेंट था वो आइटम ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है, और आप जाके फिर से अमेजोन से आप बात करते हो कि बॉस हमने ऑर्डर ये किया था, मेरे सामान मेरे पास ये आया। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मेथड हो कि आप जैसे ही आए कोरियर, और आप यहाँ पे डिक्रिप्ट करके उसको पैकेट को खोल करके आप वैलिडेट कर लो कि नहीं मेरा ओरिजिनल आइटम है कि नहीं है, तो आप इमिडिएटली क्लेम कर सकते हो। जैसे कई लोग करते हैं, कुरियर बॉय आता है तो उसके सामने ही बोलते हैं कि वीडियो बनाते हैं, और उसको बोलते हैं कि बॉस चलो हम डब्बे को खोलते हैं, और इसके अंदर देखते हैं कि मेरा जो सामान है जो मैंने मंगाया वो है कि नहीं है। कई बार नहीं होता है, तो एज ए प्रूफ कुरियर बॉय को लाया कि हमने ये मंगाया था, इसके सामने मैंने खोला था और ये चीज नहीं है। तो फिर वो उस कंडीशन में एरर आता है, और फिर वो पैकेट को डिस्कार्ड किया जाता है, फिर आपको अमेजन जो भी कंपनसेशन देना होता है देती है। तो सेम चीज ऐसे ही होता है कि आपका पैकेट तो पहले से कोडेड है, तो फायरवॉल को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर है क्या, कि इसके अंदर आपका बैड थिंग है या गुड थिंग है। तो इसको पहले तो इसको जितने भी इसके कवर से इसको हटाएगी, कौन हटाएगा? डिक्रिप्शन इंजन। जब कवर हट जाएगा तो अंदर का ओरिजिनल पैकेट आपको मिलेगा, जो हेडर्स आ रहे, तो अंदर के हेडर्स को फिर से चेक करेगा। चेक करने के बाद इट इज गोइंग टू टेक एन एक्शन कि अब ये पैकेट मेरे लिए सही है कि नहीं है। अगर गलत है उसके अंदर कुछ भी, तो इट इज गोइंग टू बी डिस्कार्डेड। ठीक है दिलीप जी, यस गॉट इट, गॉट, थैंक यू। वेलकम। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब जब आपका पैकेट प्रोसेस हो गया, सो व्हाट नेक्स्ट? जब द पैकेट हैज बीन प्रोसेस, तो अब पैकेट के अंदर क्या होता है कि ये पैकेट बेसिकली आपका जाता है फास्ट पाथ के अंदर। तो कोई भी पैकेट आपके फास्ट पाथ के अंदर जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपकी फायरवॉल्स होती हैं, दो टाइप की फायरवॉल होती हैं, एक स्टेटफुल फायरवॉल होता है, एक स्टेटलेस फायरवॉल होता है। So the moment I'm talking about the stateful firewall, so that means कि firewall is going to maintain one of the states, जिसको हम बोलते हैं सेशन टेबल। तो stateful firewall का मतलब होता है कि the firewall is going to maintain a session table। लेकिन जब stateless firewall की बात करते हैं तो इसके अंदर no session table, so इसके अंदर कोई session table नहीं होता है। That is just going to match the ACLs। It will मैच द ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो मेरे पास स्टेटलेस फायरवॉल में हमेशा हमारे पास कोई स्टेट्स नहीं होती है, कोई सेशन टेबल नहीं होता है, तो इट इज गोइंग टू मैच द ACL। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी आप लोगों को, अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो, कि जब फायरवॉल के पास, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा रहा था, कहाँ गया, आप लोग को जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि जब आपकी बात पहली पहली बार जो पैकेट आता है फायरवॉल के पास, जब भी कोई आता है पैकेट पहली बार, तो होता क्या है, जब भी आपके पास कोई पहला पैकेट आता है, तो इस केस में यूजर जब भी आएगा तो हमेशा आपका ACL पे हिट करेगा और जाएगा। जितनी बार भी आएगा तब भी ACL पे जाएगा और फिर इंटरनेट पे जाएगा। जितनी बार आएगा तो इसका यही फ्लो रहेगा, हमेशा ACL चेक करेगा, हमेशा ये डेस्टिनेशन पे जाएगा। दिस द स्टेटलेस फायरवॉल, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल पे, तो जो फर्स्ट पैकेट आएगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू इन स्टेट टेबल, सॉरी यहाँ पे स्टेट टेबल नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक ACL टेबल भी मान के चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक है ACL टेबल, या इसको आप पॉलिसी बोलते हो, ये है। जब भी आपका पैकेट आएगा तो इट इज जस्ट गोइंग टू दिस एंड इसको रेफर करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है।
लेकिन जब ये पैकेट फर्स्ट टाइम जाएगा, अगर दूसरी बार आएगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि जब भी ये पैकेट आ रहा है, हर बार हर कंडीशन में यही सेक हो जा रहा है, बट ये यहाँ नहीं जाएगा। दूसरा जब पैकेट आएगा, ये पैकेट अब यहाँ से ऐसे जाएगा, स्टेट टेबल से। जब भी आएगा तब स्टेट टेबल से जाएगा, जब भी आएगा तब स्टेट टेबल से जाएगा। मतलब एसीएल का काम खत्म हो गया, पॉलिसी का काम खत्म हो गया। आपका अब हर बार पैकेट स्टेट टेबल को सर्च करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। जब पहली बार आएगा तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू चेक द एसीएल पॉलिसी। लेकिन जब एक बार पैकेट आपका प्रोसेस हो गया, वन टाइम, जस्ट वन टाइम्स, ठीक है, तो आपका सेकेंड टाइम से हमेशा आपका सेशन टेबल को ही लेगा और आपका सेशन टेबल के थ्रू ही प्रोसेसिंग होगी पूरी पैकेट की। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जब हम बात करते हैं पालो अल्टो में स्टेटफुल और स्टेटलेस की जब बात करते हैं, तो इस स्टेटफुल और स्टेटलेस के अंदर भी आपका सेम चीजें होती है। सो यहाँ पे होगा क्या कि जब यहाँ पे आपका जब पैकेट आएगा, तो बेसिकली आपका जब फास्ट पाथ में जब आपका पैकेट आया, तो फायरवॉल सेशन लुकअप, ठीक है, तो अभी आपका पैकेट पहली बार आया है, राइट, द पैकेट रिसीव यू फर्स्ट टाइम। सो जब फर्स्ट टाइम आएगा तो हमेशा आपका पैकेट इज गोइंग टू लैंड ऑन द फास्ट पाथ। लेकिन जब फास्ट पाथ में जब पैकेट आएगा तो देखेगा कि इस पर्टिकुलर पैकेट के लिए मेरे पास सेशन तो है नहीं। क्योंकि देखो अब यहाँ समझो आप लोग ध्यान से, सेशन लुकअप मैंने कब बताया था कि सेशन लुकअप हमेशा होगा एसीएल चेक करने के बाद। पहली बार आपका एसीएल ही चेक होगा तब जाकर सेशन बनता है। मतलब सेशन बनने के लिए आपको पैकेट पे एक बार तो जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको जानना चाहता हूँ कि हु आर यू, ठीक है, तो आपसे मुझे एक बार तो मिलना ही पड़ेगा, एक बार तो इंट्रो लेनी ही पड़ेगी, तभी तो मैं जानूंगा कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। अब दूसरी बार मेरे पास आओगे तो आपको इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आई नो कि आप क्या करते हो, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका वे ऑफ वर्किंग क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपका नेचर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक बार में पता चल जाता है। तो मैं आपको फर्स्ट मीटिंग में ही सब कुछ स्कैन कर लेता हूँ और अपने हिसाब से अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में रख लेता हूँ। तब जो दूसरी बार जब मेरे पास आओगे तो मैं आपसे दोबारा वो सारी चीजें नहीं पूछूंगा और मुझे पता है कि हु यू आर, राइट। सेम चीज फायरवॉल करती है। जब जब स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में बात करते हैं, तो जब मेरे पास पैकेट आया, तो ये पैकेट मेरा फास्ट पाथ में गया। फास्ट पाथ में जाने के बाद ये सेशन चेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये सेशन चेक करेगा तो कोई सेशन है ही नहीं मेरे पास। जब मेरे पास कोई सेशन नहीं है, क्योंकि आपको मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैं बोलूंगा कि आप जाओ स्लो पाथ के अंदर। स्लो पाथ में क्या करना है आपको, फिर से वही जो आपका एसीएल पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, एसीएल और पॉलिसी की, इट इज गोइंग टू बी चेक कि भैया आपको पहली बार जब मेरे पास आए हो, आपके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, आप जाइए और एसीएल और पॉलिसी को चेक करिए। तो फास्ट पाथ और स्लो पाथ, इट्स अ वेरी की इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपको आना ही चाहिए कि स्लो पाथ में और फास्ट पाथ में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला जो आपके की टेक अवे है कि जब भी कोई नया पैकेट आता है, इट ऑलवेज गोइंग टू प्रोसेस इन स्लो पाथ। क्योंकि फास्ट पाथ में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पैकेट आता है। तो कोई भी फर्स्ट टाइम पैकेट आएगा, इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस वाया द स्लो पाथ। ठीक है, तो स्लो पाथ में जाने के बाद उसकी पॉलिसी चेक होती है, जिसको हम एसीएल भी बोल सकते हो, उसकी नैट चेक होती है, उसकी राउटिंग चेक होती है। तीन चीजें ही सिर्फ चेक होती है स्लो पाथ के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी आपका पैकेट स्लो पाथ में आएगा, the first thing is going to be checked about the routing of the packet. Second चीज चेक होगा policy of the packet और NAT policy of the packet. And third चीज चेक होगा आपका security policy. ये तीनों चीज चेक होगी आपकी, तीन ही चीज चेक होती हैं। अगर ये तीनों चीजें आपकी स्लो पाथ में मैच कर जाती हैं, तो मतलब कि आपका पैकेट लेजिटिमेट है, फायरवॉल इज एबल टू गोइंग टू एंटरटेन दोस पैकेट। और उसके लिए स्लो पाथ क्या करता है, एक सेशन क्रिएट कर देता है। जैसे ही उसने सारा चेक्स किया, आप इसके नीचे जाओगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सेशन। आपने क्या किया, फॉरवर्डिंग लुकअप, मतलब ये राउटिंग लुकअप होता है। इसके अंदर आपका स्विचिंग भी लुकअप होता है, राउटिंग भी। अगर लेयर 2 पैकेट है तो स्विच करेगा, कौन से विलन से इंग्रेस किया, किस विलन से इग्रेस करेगा। अगर L3 है तो उसका राउट चेक करेगा, नैट चेक करेगा, सोर्स नैट है, डेस्टिनेशन नैट है,
फायरवॉल पॉलिसी चेक करेगा। अभी नेट में भी बड़ा एक कैची सा यहाँ पे है जो मैं बताऊंगा आगे चल के आप लोगों को जब मैं नेट पढ़ाऊंगा, तो कि यहाँ पे डेस्टिनेशन लुकअप का एक अलग कॉन्सेप्ट है और सोर्स नेट का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो मैं नेट में स्पेसिफिक बताऊंगा, इस पैकेट फ्लो को फिर से बताऊंगा आप लोग को। तभी इसको थोड़ा होल्ड करो। देखो इस पे स्पेशल एक रिमार्क है, इफ डेस्टिनेशन नेट इज प्रेजेंट इन द मैच रूल, राइट, डू सेकेंड फॉरवर्डिंग लुकअप टू गेट। इसका मतलब क्या होता है, राइट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब एक स्पेशल मतलब होता है इसका, और स्पेशल तरह से पैकेट का ट्रीटमेंट होता है। जब भी बताऊंगा थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब हम मैं जब नेट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पैकेट फ्लो जब बना के बताऊंगा आप लोग को स्टेप बाय स्टेप के पैकेट का कैसे ट्रांसलेशन होता है, जैसे मैंने पैकेट यहाँ बनाया है पूरा ट्रांसलेशन कर करके दिखाऊंगा, तब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तभी ये मान के चलो कि 3 चीजें यहाँ होती है, राउटिंग ऑफ द पैकेट्स, नेट पॉलिसी जिसके अंदर सोर्स नेट डेस्टिनेशन नेट दोनों चेक होते हैं। डेस्टिनेशन नेट में एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है पैकेट के लिए। फिर आपका फाइनली आपका सिक्योरिटी मैच होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप होता है। जब ये तीनों चीजें मैच करती हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि इफ ऑल 3 आर गोइंग टू मैच, अगर आपके फायरवॉल में है तो पैकेट एक सेशन क्रिएट करेगा और उस सेशन को कहाँ पे इंस्टॉल करेगा, ले जाके फास्ट पाथ में इंस्टॉल कर देगा। अगर नहीं कुछ भी मिसमैच हुआ इसमें से तो आपका पैकेट यहीं पे डेड हो जाएगा, स्लो पाथ में जाकर डेड हो जाएगा। मतलब आप पहली बार आए और आप यू फेल टू जस्टिफाई योरसेल्फ, यू फेल टू जस्टिफाई योरसेल्फ, तो मैं आपको यहीं पे ब्लॉक कर दूंगा। कहाँ पे, मैं आपको जैसे ही मेरे पास आया मैंने यहाँ ACL चेक किया और यहीं पे आपको मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं आप अलाउ नहीं हो जाने के लिए। लेकिन अगर आपका यहाँ पे अलाउ हो गया जाने के लिए तो आपका एक सेशन बनाकर मैं यहाँ से इस सेशन टेबल में इंस्टॉल कर दूंगा और जब अगली बार आप आओगे तो यहाँ से पैकेट चला जाएगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, ऊपर वाला जो टेबल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्लो पाथ, और ये वाला जो सेशन है इसको बोलते हैं हम लोग फास्ट पाथ। और ये आप नॉर्मल ACL बोल सकते हो या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमेशा ही स्लो पाथ रहता है क्योंकि इसमें हमेशा चेक होता है, हर बार चेक होता है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्लो पाथ एंड फास्ट पाथ। तो स्लो पाथ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्लो पाथ के अंदर क्या होता है। अब देखो जब आपका स्लो पाथ एक बार बन जाता है, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जब स्लो पाथ से आपका पैकेट जब सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे पैकेट आपका क्रिएट हो गया, सेशन सब कुछ मैच कर गया, तो एक सेशन क्रिएट होता है और उस सेशन को लाकर यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है फायरवॉल। तो उस सेशन को लाकर आपको फायरवॉल यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है। तो जब वो सेशन आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है तब अगर दोबारा पैकेट अगर सेम आता है, तो अगर यही पैकेट दोबारा आता है यहाँ से चलकर ऐसे 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 ऐसे, तो इस बार ये फास्ट पाथ से स्लो पाथ में नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसको सेशन मिल गया। तो वो सीधे जाकर लेयर 2 से लेयर 4 प्रोसेसिंग यहाँ पे करेगा, उसकी मैक चेक करेगा, उसकी IP चेक करेगा, उसका पोर्ट चेक करेगा और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? टेल मी, ये जो मैंने बताया स्लो पाथ फास्ट पाथ, किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन या सबको क्लियर है? सर जब आप बोलते हैं कि पहला पैकेट चेक होगा और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली सेशन टेबल में होगा और सेशन चलेगा, तो ये सेशन क्या हो मतलब होता है? ये तो बैक एंड फोर्थ होता है ना, पूरा कम्युनिकेशन को एक सेशन कहते हैं ना। सर आपका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा करण। आपका नाम? करण। करण, करण, अच्छा करण, ओके करण, मैं नाम लिख लेता हूँ आपका, करण, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। देखो दो चीजें होती हैं कि सेशन बैक एंड फोर्थ होता है, राइट, लेकिन होता क्या है कि जैसे आप कोई पैकेट आपके पास जब भी आता है तो सबसे पहले उसके पैकेट के बारे में चेक किया जाता है कि हु आर यू, ठीक है। जब आप जब आप मेरे पास आते हो तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि हु आर यू, तो आपकी क्रेडेंशियल में वेरीफाई करूंगा। जैसे आप एक ऐसे एग्जांपल समझो कि जैसे कोई नया एम्प्लॉय आता है, राइट। सो जब नया एम्प्लॉय आता है कंपनी में तो आपके जो HR पर्सन या सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो फर्स्ट टाइम आपकी ID कार्ड चेक करते हैं, ठीक है, करते हैं ID कार्ड चेक। आप जब भी कंपनी में आते हो तो आपका ID कार्ड चेक करते हैं, बोलते हैं आप मेरे को दो अपनी आधार कार्ड दो, अपना ऑफर लेटर दिखाओ, और आपको एक ये ACL या पॉलिसी मान को जो सिक्योरिटी गार्ड है HR वाले ACL की पॉलिसी की तरह काम करते हैं। तो आपकी ID कार्ड चेक करके वो लोग आपको बोले ठीक है आप कंपनी में जाइए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपसे ले लेते हैं। बट सेम टाइम आपको एक सेशन ID एक एलोकेट कर देते हैं जिसको आप अपनी ID कार्ड बोल सकते हो, राइट। अब जब आपको ID कार्ड मिल गया, जब अगली बार आओगे तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, आप सीधे आओगे क्योंकि आप उनके दिमाग में है कि बंदे के पास ID है,
और ये बंदा कंपनी का एम्प्लॉय है, तो ये हमेशा बैक एंड फोर्थ करता रहेगा, बैक एंड फोर्थ करता रहेगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो ये तो सर बहुत ही कितने टाइम तक रहता है ये सेशन आईडी? सेशन आईडी का डिफॉल्ट टाइमर होता है। आपको इसका हर एक सेशन जो रहता है जब तक उसे कम्युनिकेशन चलती रहती है, तो इसका आई थिंक 30 सेकेंड्स रहता है। एक एक्चुअली मुझे डेटा से चेक देखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्ट 30 सेकेंड बिकॉज क्योंकि बताया। जब वो अगली बार करेगा कम्युनिकेशन तो वो हम्म हो सकता है, बिकॉज पोर्ट तो चेंज होते रहेंगे, तो वो सेशन के लिए पोर्ट भी चाहिए होता है शायद, तो वो पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, राइट? पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे ही पोर्ट नंबर चेंज हो गया, जैसे 40 पोर्ट नंबर था, सोर्स 50 हो गया, सोर्स चेंज हो गया, सोर्स तो पोर्ट न्यू चेंज हो गया, सेशन, तो ये वो सेशन न्यू सेशन हो जाएगा, न्यू राइट? सेशन हो जाएगा, फिर न्यू सेशन हो जाएगा, तो उसका फिर लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। अगर सेम सेशन से कम्युनिकेशन आ रहा है तो वो फिर सेशन टेबल में उसका रहता है जब तक चलता है। जब वो सेशन अपने नॉर्मल सेशन टाइम आउट टाइम से बाहर चला जाएगा तो फिर से सेशन फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। और जब वो फिर से रीस्टार्ट करेगा तो फिर से सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो क्योंकि सेशन आप रख नहीं सकते ना कैसे करके हमेशा, क्योंकि आपका फायरवॉल के सेशन की लिमिट होती है कि हर सेशन को कैसे नहीं कर सकती है, आपका हर हाँ, और फायरवॉल पे वो तो लिमिटेड वैसे है। भी डिलीट होना चाहिए, बिकॉज कोई हाँ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेशंस ही होते हैं हमारे पास लाइसेंस के थ्रू, राइट? हाँ, हर फायरवॉल की अपनी अपनी सेशंस होती हैं लाइसेंस के थ्रू, तो वो होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि वी जस्ट हैव टू क्लियर इट, आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को जवाब देना। सर स्टेटफुल जो फेयरवेल होता है स्टेट टेबल मेंटेन करता है, इसमें क्या क्या डाटा रहता है सर स्टेट टेबल में? स्टेट टेबल में डेटा रहता है, बहुत सारे डेटा रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जब भी आप स्टेट टेबल की बात करते हो तो हर एक फायरवॉल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन बताया था ना, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7, नेट, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहता है। तो अभी इसके अंदर कोई सेशन होगा नहीं, बट फिर भी मैं दिखाता हूँ कैसा टेबल दिखता है आपको, क्योंकि ये फाइल पे हमने कोई कम्युनिकेशन अभी तक किया ही नहीं है। तो शो सेशन ऑल, इस तरीके देखो, नो सेशन फाउंड आ गया, राइट। सो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या इसके स्टेट टेबल होते हैं। तभी इस फायरवॉल से कोई भी सेशन इनिशिएट हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई कम्युनिकेशन किया ही नहीं है। तो इस वजह से हमारा स्टेट टेबल में हमारा कुछ भी है ही नहीं। तो जब मैं आगे दिखाऊंगा तो इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन होता है, आपका कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, कौन सा सोर्स पोर्ट है, कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट है, कौन सा सोर्स आईपी है, कौन सा डेस्टिनेशन आईपी है। तो L2 से लेकर L3, L4, L5, सॉरी L7 तक इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो तब फिर सर थोड़ा बेसिक डिफरेंस बता दीजिए ना स्टेटफुल और स्टेटलेस का, बेसिक डिफरेंस। हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड में दीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। सो मैंने जब बताया था, जब डे 1 पे हमने डिस्कशन किया था स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में, तो मैं बताया था कि स्टेटलेस फायरवॉल जो होती है वो कभी भी स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करती है। उस हर बार पैकेट को एक ACL की तरह ट्रीट करती है। जैसे मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि जब भी आपका पैकेट आएगा, ये स्टेटलेस है, तो हमेशा ACL को चेक करेगा और फिर वो डेस्टिनेशन पे जाएगा। हर बार जितनी बार, अगर 1000 टाइम आएगा 1000 टाइम ये जाएगा। लेकिन जब स्टेटफुल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पैकेट वो ACL या पॉलिसी को चेक करेगा, लेकिन उसके बाद वो सेशन क्रिएट कर लेगा, सेशन टेबल क्रिएट कर लेगा, या उसको आप बोल सकते हैं कि वो कैसे टेबल क्रिएट कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो पैकेट आएगा, दैट इज गोइंग टू चेक कि हमारा उसकी कैसे में सेशन में एंट्री है कि नहीं है। तो प्रोसेसिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार जाकर आपको फिर से ACL पॉलिसी को चेक नहीं करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस विद स्टेटलेस एंड स्टेटफुल फायरवॉल। तो स्टेटलेस आपका हमेशा आपका स्टेट को मेंटेन नहीं करता है, आपका हमेशा पॉलिसी को चेक करता है, हमेशा आपको पैकेट को इंस्पेक्ट करता है। कोई उसके पास मेंटेनेंस नहीं है, कोई कैसे नहीं है उस पर्टिकुलर सोर्स डेस्टिनेशन के लिए जिसके लिए वो ट्राई कर रहा है। बट स्टेटलेस में वो सारी चीजें बन जाती हैं फर्स्ट पैकेट के बाद, ठीक है। शैलेश जी, मैं एक काम करता हूँ, ये लो आपको मैं देता हूँ वीडियो, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। स्टेटफुल स्टेटलेस, ये देखो, ये है ना, ये 1 घंटे की वीडियो है, ठीक है, इसको देख लेना आप।
इसमें बहुत डिटेल मैंने बताया। जी सर। जस्ट अभी इस पिछले क्लास में ही हुआ था सारा डिस्कशन, सो मैं आपको दे दिया, आप इसको देख लेना। तो ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट, कि जब हमारा पैकेट कहाँ तक पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे फास्ट पाथ तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो अब जब फास्ट पाथ में हम पहुंच गए हैं, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है अब। तो आई होप कि आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो पैकेट को रहने देते हैं और बाकी चीज़ें क्लियर करते हैं। अब मान के चलिए कि अभी हमें स्लो पाथ समझ आ गया कि स्लो पाथ के अंदर सारी चीज़ें क्यों होती क्या है। अब हमारे पास जब पैकेट स्लो पाथ में जाकर उसने सेशन को क्रिएट कर लिया, तो उस पैकेट को हमारे को जाकर फास्ट पाथ में उसने इंस्टॉल कर दिया। तो जब वो फास्ट पाथ में इंस्टॉल कर दिया, तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब पैकेट आएगा तो वो स्लो पाथ में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी सेशन है। तो वो जाकर क्या करेगा, हमेशा फास्ट पाथ को चेक करेगा, और फास्ट पाथ को चेक करने के बाद इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोसेस द पैकेट, कि जो भी पैकेट है उसको जाकर प्रोसेस करेगा। जब भी आएगा तो फास्ट पाथ से जाएगा और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब फास्ट पाथ में जब पैकेट आएगा, तो मैंने बोला था कि अभी तक तो उसकी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 इंस्पेक्शन हुआ था, लेकिन अब उसके बाद लेयर 7 भी आता है, और उसकी कंटेंट भी आती है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। सो यहाँ कंटेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, तो आपके कंटेंट भी आता है, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट चेक भी आपके होते हैं। सो बेसिकली आपके लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 होने के बाद अब आपका एक्चुअल एप्लीकेशन भी चेक होगा और कंटेंट भी चेक होगा। क्योंकि जब पैकेट के अंदर आप जो भी भेजते हो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने ईमेल भेजा, राइट, आप ईमेल भेजा, तो ईमेल के अंदर आपका क्या हुआ, सिस्टम की आईपी गई, किस पोर्ट से रैंडम पोर्ट जनरेट हो गया, किस पोर्ट पे आप भेज रहे हो, एचटीटीपीएस कर रहे हो तो 443 पे गया, वो डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। आपने क्या अटैचमेंट किया है उसके अंदर, वो आपका कंटेंट हो गया। क्या आपने ईमेल बॉडी में जो लिखा है वर्ड, वो आपका कंटेंट हो गया। सो दैट ऑल इज गोइंग टू बी चेक। तो जब फास्ट पाथ में जो पैकेट आता है तो वो सारी चीजें चेक करता है। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो पैकेट आपका आया है उस पे आपका एसएसएल डिक्रिप्शन अप्लाई है कि नहीं है। अब एसएसएल डिक्रिप्शन क्या चीज होती है, अब यही पता नहीं है। तीन चीजें होती है, देखिए यहाँ पे, एक होता है एसएसएल डिक्रिप्शन, एक होता है एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, एक होता है कंटेंट आईडी। यही तीन चीजों का दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, और इन दोनों के बीच में हमारा एसएसएल डिक्रिप्शन भी कहीं ना कहीं यूज होता है। आगे थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ भी एसएसएल डिक्रिप्शन यूज हो रहा है, यहाँ भी प्रॉक्सी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज हो रहा है, तो इनके बीच में यूज होता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, आई कैन से कोर फायरवॉल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोर फायरवॉल कॉन्सेप्ट्स, कि आपको कंटेंट इंस्पेक्शन आने चाहिए, आपका एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, आपका एसएसएल डिक्रिप्शन आना चाहिए। अगर आप फायरवॉल इंजीनियर हो, अगर आपको ये तीन चीजें नहीं आती हैं, मतलब इसके अलावा देखो बताता हूँ क्या क्या आपको, अगर ये सिक्योरिटी नेट नहीं आता है, ये जोन वगैरह नहीं आता है, और आपको एप्लीकेशन कंटेंट नहीं आता, ये डिक्रिप्शन नहीं आती है, तो आपको फायरवॉल नहीं आती है। मेरे हिसाब से पूछो तो यू जस्ट लाइक द L1 इंजीनियर, थोड़ी बहुत चीजें आपको आती है। लेकिन अगर L2 इंजीनियर आप बनना चाहते हो, L3 इंजीनियर बनना चाहते हो, एंड ट्रस्ट मी L3 इंजीनियर एक अच्छा होता है, उसको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। L3 इंजीनियर एक कंसल्टेंट होते हैं उनको, कि ये आपको डिक्रिप्शन के एकदम बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए कि डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंटेंट आईडी इंस्पेक्शन कैसे होते हैं, कैसे हम वायरस को ब्लॉक करते हैं, कैसे एंटी स्पाइवेयर एक्टिविटी को हम ब्लॉक करते हैं, कैसे यूआरएल फिल्टरिंग करते हैं, डेटा फिल्टरिंग, डॉस अटैक, कि एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग, फिल्टरिंग, यूआरएल फिल्टरिंग क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो एसएल डिक्रिप्शन एक मॉड्यूल है जिसके बारे में हम पूरा लैब एंड हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे चलकर। तो उसके बीच में होता क्या, जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो, राइट, मैंने जैसे आपने जाकर guinet.com खोला यहाँ पे, ठीक है, वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट को आप खोलते हो तो देखो इसके आगे आपका एक HTTPS लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो जब ये HTTPS लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये लॉक इसके ऊपर पुट है, ये लॉक पुट है कि इस वेबसाइट बहुत सिक्योर है, नोबडी कैन हैक दिस वेबसाइट, राइट। सो ये वेबसाइट को आप इसको हैक भी नहीं कर सकते हो। और बेसिकली अगर आप इस पे जाके देखोगे तो इस पे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि इस वेबसाइट पे सिक्योर कनेक्शन का, ये देखो एक सर्टिफिकेट भी है, कि एक इसको सर्टिफिकेट के थ्रू ये guinet.com लेट्स इनक्रिप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हमने सर्टिफिकेट ले रखा है, और ये पूरा एक हैवी एल्गोरिथम के साथ ये इनक्रिप्टेड है। So nobody can, hack this website. Nobody can do any kind of the malfunction with these websites, क्योंकि ये highly secure websites है। जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर होती है, जैसे आपने जाकर HDFC बैंक के बारे में
खोला, HDFC नेट बैंकिंग खोला आपने, ठीक है। तो जैसे ही हम नेट बैंकिंग HDFC खोलते हो तो ये जो भी आपका यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा वो सब आपका HTTPS बेस पे होगा यूआरएल। कभी भी HTTP पे नहीं होगा आपका, हमेशा HTTPS बेस पे ही जाके होगा। जैसे ये लैंड हो गया, देखिए HTTPS पे हो गया। आप यहाँ डालोगे, जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे इट्स हाईली सिक्योर। ये पर्टिकुलर ट्रैफिक को नोबडी गोइंग टू बी अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो आपको इसमें समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, थोड़ा नहीं पूरा ही इम्पॉसिबल है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं HTTPS वेबसाइट ओपन कर रखा है, राइट। जैसे मैंने मान के चला कि यहाँ पे एक फेसबुक खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, facebook.com मैंने खोला है। अभी facebook.com खोला तो ये भी सिक्योर है, ठीक है। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ। जब तक आप लोग समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हो। ये facebook.com है, मैंने बैठा हूँ अपने ऑफिस के नेटवर्क पे, ठीक है। मैंने facebook.com खोला, ठीक है। या और मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैंने यहाँ पे gmail.com खोला, ठीक है। gmail.com भी मैंने यहाँ पे खोला। तो gmail.com भी यहाँ पे खुल गया मेरा, राइट। ये भी HTTPS है, देख रहे हैं आप, ईमेल खुल जाएगी मेरी। facebook.com खोला, gmail.com खोला। अब फेसबुक पे चैट करते हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट का भी ऑप्शन आता है ना। अब आपने क्या किया, आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो, राइट। आपके ऑफिस के अंदर फायरवॉल्स हैं, ठीक है। आपके अंदर हो सकता है कि एक लैब खोल लेता हूँ मैं, रुक जाइए, आप लोग को थोड़ा सा एक डायग्राम भी खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को समझ में आए। कहाँ गया पोलो ऑल्टो की लैब, रियल लैब ही खोलता हूँ। जैसे ये लैब है, ठीक है, ये वाली लैब है मान के चलो। तो ये मान के चलो कि ये यूजर है, यहाँ बैठा हुआ है, ये यूजर यहाँ बैठा हुआ है। अब जब यूजर यहाँ बैठा हुआ है, इस पीसी के अंदर यूजर बैठा हुआ है, अब यूजर इंटरनेट पे जा रहा है थ्रू द फायरवॉल। अब यहाँ पे क्या खोला इस यूजर ने, यहाँ पे इस यूजर ने खोल दिया gmail.com, और आपकी कंपनी के इंफॉर्मेशन को उसने फायरवॉल के थ्रू अपलोड कर दिया इंटरनेट पे, राइट। अंडरस्टैंड इट। अब ये फायरवॉल इस पैकेट को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पैकेट HTTPS बेस्ड पैकेट है, HTTPS बेस्ड हमारा इनक्रिप्टेड पैकेट है। तो फायरवॉल उसको समझ ही नहीं पाएगा कि इस यूजर ने क्या भेजा क्या नहीं लिया, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये यूजर के इवन HTTPS बेस पे हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको भी मैं इंस्पेक्ट करूं, उसको भी मैं चेक करूं, तो उसके लिए आपको एक टर्म यूज करना पड़ता है, SSL डिक्रिप्शन। इसकी लैब में करके मैं दिखाऊंगा आप लोग कैसे होता है। इलीगल है, बहुत सारे कंट्री में बैन है, इनफैक्ट इंडिया में भी बैन है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके कंपनी के जो नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो एक एक करके बताऊंगा कि अब जब बैन है फिर भी मुझे ब्लॉक करना तो कैसे करेंगे, उसका भी तरीका है। हर चीज का तरीका है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इट्स इलीगल। बट हाँ, आप एसएल डिक्रिप्शन करके आप HTTPS बेस्ड ट्रैफिक को भी आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, और उसको एनालाइज कर सकते हो कि यूजर ने क्या कंटेंट भेजा, क्या डेटा भेजा, किस टाइप का ट्रैफिक भेजा, और उसको या तो आप अलाउ करो, या अगर आपका कोई लगता है कि कंपनी ने, यूजर ने कुछ रॉन्ग डूइंग थिंग्स कर रहा है, आपके डेटा को लीक कर रहा है, राइट। सो DLP कर रहा है, डेटा लीक, आपकी प्रिवेंशन लगाना चाहते हो, तो आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पे जब पैकेट फ्लो में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको एक SSL डिक्रिप्शन इंजन भी मिलता है, कि अगर कोई आपका HTTPS बेस्ड ट्रैफिक आ रहा है एंड यू वांट टू डिक्रिप्ट इट, इट इज आल्सो पॉसिबल, यू कैन डिक्रिप्ट इट, और डिक्रिप्ट करके उसके अंदर की चीजों को इंस्पेक्ट करके फिर उस पर पॉलिसी इन्फोर्स कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टेक एन एक्शन। ठीक है, ये समझ आई बात आप लोग को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये आपका डिक्रिप्शन होता है। अब जब डिक्रिप्शन आपका हो गया, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 आपका इंस्पेक्शन हो गया, तब आता है लेयर 7 इंस्पेक्शन की बात आती है। अब आता है लेयर 7 इंस्पेक्शन, मतलब आपका कौन सा एप्लीकेशन है। आपका फेसबुक एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर जाके आप गूगल पे सर्च करोगे एप्लीपीडिया paloaltonetwork.com, तो जितने भी Palo Alto के वेल नोन एप्लीकेशन हैं आपको यहाँ पे दिखाएंगे। बहुत सारे वेल नोन एप्लीकेशन हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ देखिए आप, टोटल एप्लीकेशन आपको यहाँ मिलेगा बहुत जल्दी, यहाँ पे थोड़ा एक बार अपडेट होने दीजिए। टोटल एप्लीकेशन 4150 है, जो Palo Alto रिकग्नाइज करता है दुनिया में जितनी भी वेल नोन एप्लीकेशंस हैं। अब बोलोगे कि मेरे कंपनी का एप्लीकेशन नहीं है तो वो कैसे डालेंगे इसके अंदर, उसको कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, तो मैं कस्टम करके दिखाऊंगा। कस्टम एप्लीकेशन बन जाती है फायरवॉल के अंदर, उसको भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसके अपनी अपनी कस्टमाइज एप्लीकेशन बना सकते हो।
तो अगर आप चाहते हो कि पालो अल्टो को पोर्टल पे पॉपुलेट करना तो उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, जो भी यूआरएल है, जो भी एप्लीकेशन, वो भी कर देंगे एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो जैसे यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन का नाम डालो आप लोग, व्हाट्सएप, सो व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप। देखो पूरा इंस्टेंट मैसेजिंग, वीओआईपी, वीडियो, फाइल शेयरिंग, ये सारा चीज आपके एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है। आप अगर यूट्यूब डालो, दुनिया में कोई ऐसी एप्लीकेशन वेल नोन है, आप नाम बताओ, सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो पालो अल्टो जिसको जानता है, राइट। सो फेसबुक के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे टीम्स के बारे में, यूट्यूब के बारे में कुछ भी सर्च करोगे आप लोग, जस्ट ट्राई करना, ये यूआरएल मैं दे देता हूँ, इसको एक्सप्लोर करना, आप लोग को वेल नोन सारी एप्लीकेशंस आप लोग को मिल जाएगा। एंड यू गाइस कैन रिव्यू की मतलब क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। तो इन सब एप्लीकेशन को, ये इंजन होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन इंजन होता है पालो अल्टो के, जो अपना डेटाबेस है उसी के अंदर इनबिल्ट इंजन होता है, जो रेगुलर अपडेट लेते रहता है पालो अल्टो नेटवर्क से, राइट। वो कैसा सर्वर होता है मैं दिखाता हूँ आप लोग को, कि जब फायरवॉल पे जाते हो तो यहाँ पे, अगर मैं इसको एक बार लॉग इन कर लेता हूँ, एडमिन, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हमारे पास जो डेटाबेस होता है जहाँ से पालो अल्टो हमेशा अपडेट लेते रहता है, वो डेटाबेस आपका, अगर डिवाइसेस में जाते हो और आप इसके मैनेजमेंट में जाते हो, तो देखिए अपडेट सर्वर्स है, तो ये पालो अल्टो का अपडेट सर्वर है, paloalto.com। यहाँ से सारा ये अपडेट सर्वर से जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, फायरवॉल इसको लेते रहती है, एंड इट इज कीप गिविंग टू द यू नो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द फायरवॉल। बस इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको होनी चाहिए, इस तरीके से आपको फायरवॉल के पास हमेशा लेटेस्ट अपडेट रहता है, राइट। से सारे एप्लीकेशन के भी उसको अपडेट मिलते रहता है। तो आपका फायरवॉल में एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर कंटेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि एप्लीकेशन आपका है पैकेट में, राइट, ये पैकेट है, इसके अंदर कोई एप्लीकेशन है, समहाउ फायरवॉल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, उसको लगता है कि मेरा इस एप्लीपीडिया या मेरे एप्लीकेशन इंजन में नहीं है वो, तो फिर क्या होगा। अब मान के चलो कि हो सकता है कि इसमें टोटल 4000 एप्लीकेशन है, देख रहे हैं, और कोई ऐसी एप्लीकेशन जो इसके इंजन में है ही नहीं, तो फिर फायरवॉल उसको स्पेशल ट्रीटमेंट करेगी, उस टाइप के पैकेट को, उस टाइप को पैकेट को ट्रीटमेंट करने के लिए वो क्या करेगी, एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन इंजन के पास भेज देगी कि बॉस अब इसको तुम चेक करो, कि मैं तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प करो कि कैसे इस फायरवॉल को, इस पैकेट को आइडेंटिफाई करें। तब आपका इसमें एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन का सेक्शन वाला एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके अंदर वो चेक करेगा कि जो एप्लीकेशन एक्चुअली जो आया है लग के, क्या हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है जिसको ओवररीड कर देना है, मतलब बाईपास कर देना है, मुझे चेक नहीं करना उसको। अगर वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, अगर यस है तो फिर तो सिक्योरिटी सीधे चेक हो जाएगा, ठीक है, अब एप्लीकेशन चेक ही नहीं करना मतलब मुझे। अगर जहां उसका आंसर यस हुआ कि यस इसको बाईपास करना है, तो सीधा आंसर यस है तो सिक्योरिटी पॉलिसी चेक हो जाएगा, एप्लीकेशन चेक नहीं होगा। अगर उसका बाईपास रूल नहीं है, राइट, सो इट इज गोइंग टू चेक द पैटर्न्स, कि आपके जो पैटर्न्स हैं दैट इज गोइंग टू बी चेक कि आपके पैटर्न्स क्या हैं। एंड पैटर्न चेक करने के बाद वो सिग्नेचर पैटर्न के बेसिस पे चेक करते हैं कि इसका डीएनए कैसा है, इसके अंदर क्या मतलब सिग्नेचर्स हैं, उसके बेसिस पे वो अपना लॉजिक बनाता है फायरवॉल, और फिर उस हिसाब से उसको कैटेगराइज करता है कि ये एप्लीकेशन किस कैटेगरी में होनी चाहिए, और उसी हिसाब से फिर आपकी फायरवॉल की पॉलिसी चेक करता है। फिर वो चेक करता है कि आपकी फायरवॉल पॉलिसी में रूल है कि नहीं है। अगर आपका रूल मिलता है तो फिर वो कंटेंट इंस्पेक्शन फिर से यहाँ पे होता है। देखिए फिर से कंटेंट इंस्पेक्शन आपका हुआ यहाँ पे, मतलब एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद आखिरी स्टेप होता है कंटेंट इंस्पेक्शन, राइट। सो कहीं ना कहीं घूमकर आपको ये सारे प्रोसेस करना चाहिए, इधर से घूम के आओ या इधर से घूम के, यहाँ मिल गया तो यहाँ चला जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर इस बॉक्स में आएगा, फिर घूम के फिर दोबारा यहीं पे आना है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कंटेंट इंस्पेक्शन चेक होगा। अगर कंटेंट इंस्पेक्शन चेक होने के बाद भी अगर उस पर डिक्रिप्शन अप्लाई करना है फिर से या नहीं करना है,
तो डिक्रिप्शन अप्लाई होगा, क्योंकि उस कंटेंट के अंदर क्या चीजें जा रही हैं, कैसी चीजें जा रही हैं, HTTPS बेस है, HTTP बेस है, प्लेन टेक्स्ट है, तो वो सारी चीज भी चेक होंगे। तो देखिए यहाँ तक आपका रूल चेक हुआ, रूल होने के बाद वो देखा कंटेंट इंस्पेक्शन चेक करने के बाद फिर उसको देखा कि इस पे कोई SL डिक्रिप्शन पॉलिसी मैच करना है, अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ उस कंटेंट के लिए। अगर बोलता है कि हाँ अप्लाई है, नो है, तो फिर सीधा जाके कंटेंट इंस्पेक्शन में जाके हो जाएगा। यस है तो फिर से ये जाएगा प्रॉक्सी, उसको फिर से डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद उसको फिर से दोबारा चेक होगा उसकी एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तक जो इंक्रिप्टेड पैकेट था उसके अंदर भी कुछ पैकेट है, अगर डिक्रिप्ट किया तो उसके अंदर फिर से वो सारी चीजें चेक होंगी दोबारा से, एप्लीकेशन एंड कंटेंट, क्योंकि हमने पैकेट पहले HTTP में था, उसको हमने HTTP में कन्वर्ट किया, मतलब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो फिर दोबारा से ऐप चेक होगा, दोबारा से कंटेंट चेक होगा। मतलब कहने का मतलब ये है इन समरी शॉर्ट कि अगर आपने डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया तो पैकेट को फिर से जैसे हमने ऊपर खोला था वैसे ही दोबारा खोल के दोबारा चेक होगा। अगर नहीं डिक्रिप्शन अप्लाई है तो जो भी उसका अपर हेडर होगा वही चेक होगा, लेकिन एप्लीकेशन एंड कंटेंट दोनों ही चेक होंगे दोनों ही केस में, चाहे उसको डिक्रिप्ट करो या ना करो। दिस इज द समरी, ठीक है। सो आपका ये सारा एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन का जब हो जाता है तो फाइनली आप बचते हो, दैट इज अ कंटेंट इंस्पेक्शन। अब कंटेंट इंस्पेक्शन में क्या चेक होता है? कंटेंट इंस्पेक्शन में आपकी बहुत सारी चीज चेक होती है। जब आप फायरवॉल जब आप करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो इसकी ना प्रोफाइल बनती है। जब आप फायरवॉल पे करते हो तो आप वहाँ ऑब्जेक्ट में जाओ, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स बनती हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिक्योरिटी प्रोफाइल में जैसे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, डॉस प्रोटेक्शन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और इन्हीं प्रोफाइल को जाकर आप ना एक पॉलिसी बनाते हो, उस पॉलिसी के अंदर आपको कॉल करना पड़ता है, तभी ये जाके एक्टिवेट होते हैं कि कंटेंट को इंस्पेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो जो भी आपका कंटेंट होता है यहाँ पे जाके प्रोफाइल सेटिंग करना पड़ता है आपको। और यहाँ प्रोफाइल पे जाओगे तो देखो यहाँ पे एंटीवायरस चेक करना है, कंटेंट का वायरस चेक करना है कि नहीं करना है, कंटेंट का स्पाईवेयर चेक करना है कि नहीं चेक करना है, वल्नरेबिलिटी चेक करना है कि नहीं करना है, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। फिर अगर आपको डॉस भी चेक करना है तो डॉस का एक अलग सेक्शन है यहाँ पे, डॉस प्रोटेक्शन का, राइट। सो डॉस आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो मैं सारा कुछ करके इन प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोगों को, हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस होगा। तो बेसिकली आपका आपका कंटेंट आईडी में जब हम पढ़ेंगे फाइल ब्लॉकिंग, ये सारे सेक्शन हम पढ़ेंगे, वाइल्ड फायर, सिक्योरिटी, फाइल ब्लॉकिंग, एंटी स्पाईवेयर, ये सारा क्रश है जो मतलब जो फायरवॉल में आपको सीखना है इन डिटेल। तो अब जब कंटेंट आईडी में फाइनली होता है तो आपकी जो भी प्रोफाइल बनाते हो कंटेंट की, वो सारी चीज चेक होती हैं, जो भी कंटेंट मैचिंग होती हैं, जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, चाहे वल्नरेबिलिटी का हो, वायरस का हो, डॉस का हो, यूआरएल का हो, या फिर आपका डेटा लीक का हो, वो सारा कुछ चेक होता है। चेक होने के बाद अगर लगता है कि कुछ अलार्मिंग है तो फिर आपका वो आपका अलर्ट जनरेट करेगा। अलर्ट जनरेट करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरिंग सेक्शन में, जैसे फायरवॉल में जैसे आप अगर जाते हो तो हर एक चीज के लिए आपको अलर्ट भी मिलता है। आप मॉनिटरिंग में जाओगे तो जैसे सपोज करो कि कोई आपका यूआरएल फिल्टरिंग कर रहे हो, आपके यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, कोई डेटा फिल्टरिंग कर रहे हो, राइट। सो उसकी भी अलर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी आपका वाइल्ड फायर का भी अलर्ट्स आ जाएगा, थ्रेड्स का भी अलर्ट्स आएगा, जो भी स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर ट्रैफिक जा रहा है, तो उन सबका यहाँ पे अलर्ट्स भी आ जाएगा, जो हम देखेंगे आगे चलकर। एंड उसके बाद क्या करेगा, आपको अलर्ट भेजने के बाद जो प्रीपेड एक्शन है, उसको एक्शन लेने के बाद वो क्या करेगा, अब फायरवॉल फाइनली पैकेट को इग्रेस फॉरवर्डिंग स्टेज पे भेजने के लिए तैयार है। मतलब अब फायरवॉल अंदर सारा काम कर लिया एंड इट इज रेडी टू सेंड दिस पैकेट टू आउट। तो जब फायरवॉल को पैकेट बाहर भेजने से पहले व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू बेसिकली री इनक्रिप्ट द पैकेट, क्योंकि अगर आपने डिक्रिप्ट किया पैकेट को, खोला है अंदर में चेक करने के लिए, उसको आपको पैक भी करना पड़ेगा, वरना आपका इंफॉर्मेशन पूरा लीक हो जाएगा इस पैकेट के अंदर क्या है जब इंटरनेट पे जाएगा। तो उसको फिर से वो री इनक्रिप्ट करेगा पैकेट को। री इनक्रिप्ट करने के बाद आपको फाइनली फायरवॉल को आपको इग्रेस इंटरफेस पे, मतलब अब आपको फायरवॉल फाइनली इतने देर बाद ये पैकेट आपका आउट में जाने लगा। अभी पैकेट आपका आउट में जाने लगा, तो जब आउट में गया पैकेट आपका, तो फिर इस पे फॉरवर्डिंग इग्रेस इंटरफेस पे गया, और जैसे ही फॉरवर्डिंग होने के लिए तैयार हुआ, फिर वो फायरवॉल चेक करेगा कि आपने यहाँ पे भी पैकेट को IPsec वाले को इनक्रिप्ट कर दिया था, डिक्रिप्ट कर दिया था। तो जब इनग्रेस इग्रेस इनग्रेस स्टेज में पैकेट को इनक्रिप्ट किया था, सॉरी डिक्रिप्ट कर दिया था, तो जब पूरा प्रोसेसिंग हो गया जब पैकेट का, तो इसको आपको डिक्रिप्ट भी करना है। तो फिर से फायरवॉल IPsec पैकेट को डिक्रिप्ट करेगा।
जब अगर IPsec होगा तो, अगर नहीं होगा तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन IPsec होगा तो फिर से इसको बाहर भेजने से पहले डिक्रिप्ट करेगा, फिर दोबारा घूम के आएगा, फिर पैकेट ऐसे जाएगा। एंड दिस इज हाउ इंटायर पैकेट फ्लो इज गोइंग टू बी हैपन। सो ये आपका इनग्रेस टू एग्रेस पैकेट फ्लो होता है, जो हमने आज फर्स्ट वर्जन सुना, जिसमें आप लोगों को, मुझे पता है कि कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें बहुत सारी क्लैरिटी नहीं हुआ होगा, बट ट्रस्ट मी, हम जब आगे बातें करेंगे तो जब एक एक सेक्शन के बारे में बातें करेंगे डीप में, तो ये सारी चीजें रेफरेंस लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग बताइए, और कोई क्वेश्चन आप लोग का इस सेक्शन से जो हम और थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, या सर जैसे क्लियर है? हेलो हाँ बताइए। सर, जैसे आपने बताया एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो कोई भी वेबसाइट होगी, लेकिन कंटेंट जो होता है, कंटेंट में क्या होता है सर? कंटेंट में क्या है? कंटेंट, कंटेंट में जैसे आप ईमेल लिखते हो, राइट? जब आप ईमेल लिखते हो तो कुछ भी आपने ईमेल लिखा, राइट? ईमेल में आपने लिखा माय नेम इज व्हाट्स प्रवीण, और दिलीप, सॉरी भूल गया आपका, प्रवीण, राइट? या सो आप लिखते हो कि माय नेम इज प्रवीण, राइट? सो मैं लिखता हूँ, सो ये आपका जो नेम हुआ, ये आपका ईमेल का कंटेंट हो गया, राइट? दिस इज अ कंटेंट कि आप कुछ भी ईमेल के अंदर लिखते हो, आपने अटैच कर दिया, एक्चुअल डाटा जो होगा। अटैच आपने फाइल कर दिया एक्सेल एक, ठीक है? तो ये भी जी आपका एक कंटेंट हो गया है, राइट? आप कुछ भी इमेज डालते हो, राइट, उसके अंदर आपने सिग्नेचर में ईमेल को, तो भी आपका कंटेंट होगा। मोबाइल नंबर डालते हो, राइट, सो भी आपको, तो एक्चुअल डेटा इज द कंटेंट। जो भी एक्चुअल डेटा आप भेजते हो किसी को, या फेसबुक पे आप चैट कर रहे हो, राइट, फेसबुक पे चैट कर रहे हो, राइट, सो इस पे आप हाई लिख के भेजा, तो ये भी एक कंटेंट हो गया। उधर से हेलो आया तो भी कंटेंट हो गया। आपने कुछ बोला कि ये कंपनी का पीपीटी अटैच कर रहा हूँ, राइट, पीपीटी अटैचिंग, या अटैच कर रहा हूँ कंपनी, कुछ भी इस तरह से आपने लिखा, तो आपने जैसे ही ये चीज लिखा, तो ये कंपनी के अंदर आपने कंटेंट वेरिफिकेशन डेटा लगा होगा, तो वो उसने देखा कि अच्छा कीवर्ड मैच के अटैच पीपीटी ऑफ कंपनी, तो वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपकी पीपीटी अटैच होगी उस फाइल को वो ब्लॉक कर देंगे, और आप पे एक्शन भी हो सकता है। सो ये सारी इंटेलिजेंस फायरवॉल के अंदर होती हैं, जो मैं आप लोग करके लैब में दिखाऊंगा कि कैसे ये ब्लॉकिंग भी होता है, डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चन गाइस? क्योंकि आई थिंक आज के लिए हम, क्योंकि अभी मैं दूसरा जो मॉड्यूल है, दूसरी जो चीजें हैं, ये हमारा इसी सेक्शन का जो पहला मॉड्यूल का है, दूसरा जो चैप्टर है सिंगल पास आर्किटेक्चर, अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो एटलीस्ट 1.5 आवर अगेन चाहिए मुझे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को इनिशियली मैं ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा देता हूँ लोगों को, कि थोड़ा सा आप लोग इसको रिवाइज करो, कि जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो लॉजिक है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करो। ये डॉक्यूमेंट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? एंड इसके बाद रिकैप करो, एंड व्हेन विल ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास, तो फिर हम चीजों को थोड़ा सा फास्ट पेस में ले चलेंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक बन चुका है। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ये जब टाइम हमारा आर्किटेक्चर वाला पार्ट जब खत्म हो जाएगा ना, फिर जब हम यहाँ पे आएंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ही लिया कैसे करना है, तो फिर हम धीरे धीरे जब जोन लेयर 2 लेयर 3 ये सब चीजें हम करेंगे, तो फिर आप लोग को इजीली समझ में आने लगेगा कि हाँ ठीक है, कैसे चीजें हो रही हैं, क्या हो रही है, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और आप लोग राउटिंग स्विचिंग बेसिक आती है, तो वीलन्स कैसे बनते हैं, लेयर 3 इंटरफेस क्या होता है, वर्चुअल वायर टैप मोड क्या होता है, ये सब जो मैं बताऊंगा आप लोग को, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को कभी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी हमारे पास प्रॉपर लैब्स भी हैं, तो आप लोग को थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को लैब एक्सेस मिल जाएगा, और उस लैब एक्सेस के बाद कैसे करना है, एक एक लैब को, जैसे हमने ये लैब कर लिया, तो मैं जैसे आप लोग दिखाता हूँ। सर टैप मोड का ग्लोबल प्रोटेक्ट का लैब करना हमें, लेयर 2 इंटरफेस का करना है, मल्टी विलेंस का करना है, एचए का करना है, टैप मोड का करना है, पैनोरामा का करना है, साइड टू साइड वीपीएन, ये हमारे पास यूजर आईडी, कंटेंट आईडी, वी वायर्स। सो अलग अलग हैं लैब, कुछ लैब में बहुत सारी चीजें होती हैं, और कुछ कुछ लैब हमारे पास सेपरेट्स बनी हुई हैं, जो आप लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। यू कैन डू योर टेस्टिंग्स 24/7 ओपन रहता है लैब। आप लोग को किसी टाइम, नाइट में मन किया नाइट में कर लिया, डे में मन किया डे में कर लिया, सैटरडे संडे का मन किया कभी भी कर सकते हो। जस्ट आप लोग को लॉग इन करना है और अपनी लैब को प्रोसेस करना है। सर कितना क्लास हुआ अभी तक? ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है सुरेंद्र जी, अभी तो हम बात ही कर रहे हैं फाउंडेशन की, डे 0 की बात कर रहे हैं अभी तो। अभी बस यही स्टेटफुल स्टेटलेस फायरवॉल जो हुआ था ना, जो पहला डेमो वाले में, तो वो सब बिल्डिंग ब्लॉक बताया गया, तभी तो मॉड्यूल स्टार्ट ही हुआ है। डे 1 पे ही हम बात, अभी तो डे 1 पे ही बात कर रहे हैं, यहीं पे हमें। दिस इज डे 1 फ्लो लॉजिक, ये भी अभी चैप्टर नहीं हुआ है।
सो मॉड्यूल 1 में ही अभी हम हैं, और बस इससे पहले हमारा बस फायरवॉल के बारे में जो वीडियो दिया है ना आपको मैंने, उसको देख जी। लेना, तो वो आपका बेसिक फाउंडेशन है वहाँ पे, तो वो देख लेना, कुछ सर डाउट हो तो क्लास आप। टाइमिंग क्या रहेगा सर? यही 10 से 12 रहेगा वीकेंड पे। सैटरडे संडे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई वीकडेज बैच भी है क्या? वीकडेज बैच था, बट इस बार हम वीकेंड पे कर रहे हैं। मतलब वीकडेज में हमारा 7 to 9 बैच चलता है, बट इस ये बैच हमारा वीकेंड में, क्योंकि कई लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि सर हमेशा वीकडेज में ही लेते हैं, वीकेंड में नहीं लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के हमने इस बार वीकेंड में किया है, वरना पॉल उल्टा Okay. हमेशा वीकडेज में चलता था। ये फर्स्ट बैच है, हम वीकेंड में स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत लोग का कंप्लेन आ रहा है कि सर आप वीकेंड पे करते ही नहीं, हमारा नहीं हो पाता है, हमारा ऑफिस रहता है, हमारा ये रहता है, वो रहता है, तो हम बोले चलो ठीक है एक बैच कर लेते हैं, ताकि सबको कई लोग को नाराज भी होने लगते हैं कि सर आपसे पढ़ना है और आप पढ़ाते ही नहीं हमें, और टाइम नहीं होता, तो फिर हमने बोला कि ठीक है भाई सर ये कर लेते हैं। ड्यूरेशन कितनी रहेगी पूरे कोर्स की मतलब? पूरे पूरे कोर्स की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट ये आपको 2 मंथ से मिनिमम मान के चलो, मिनिमम, ठीक है, उससे पहले तो खत्म नहीं होगा, राइट। मैक्सिमम कुड बी 2.5 मंथ, इतना समय लगेगा हमें करने में, सो खत्म। तभी मान के चले कि हमें अप्रैल में भी है, सो मई जून तक खत्म होगा आप लोग का, ओके। ठीक है। ओके, सो और कोई क्वेश्चन, एनीवन हैविंग एनीथिंग? सर मेरी आवाज आ रही है सर? श्याम बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी श्याम, बताइए, आ गए आप कहीं चले गए हाँ थे? सर, थोड़ा सा सर इमरजेंसी आ गई थी तो लिफ्ट होना पड़ा। अच्छा तो अच्छा, सर कोई बात नहीं। इसका सर रिकॉर्डेड वीडियो सर मेरे को मिल जाएगा क्या? इसको मैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको। जी। कहाँ पे और मिलेगा सर? और ये जो हमारे इनरोल स्टूडेंट हैं सबको, तो हम उनको ऐप पे देते हैं एक्सेस। अभी हमारा ऐप है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। सर एक चीज ये था कि सर मैं ऐप जो है ना डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ आईफोन में। अच्छा आईफोन में, हाँ थोड़ा सा, तो आप वेबसाइट है ना, वेबसाइट खोल लेना आप, हाँ ठीक है। वेबसाइट में सर मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, लेकिन वहां तो से सर यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो ना दिख आपने, नहीं रहे हैं। हाँ है वहाँ पे डाल दिया है आपके लिए, पुराने क्लास का डाल दिया, नया बैच वाला अपडेट हो जाएगा आपका, पुराने बैच का तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे ना आप, तो मैं तो आपको सर एक वो मिनट, ओपन नहीं होते ना सर वीडियो, मैंने ट्राई किया मैं सर। आपको मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रुक जाइए जी रुक सर। जाइए रुक जाइए, अभी दिखाता हूँ, आप ही का लॉगिन कर देता हूँ। आपका यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए, एक बार मुझे 1 to 1 भेजेंगे आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चैट पे, 1 to 1 भेजिए मेरे को। एक मिनट सर मैं भेज रहा हूँ हाँ सर, एक मिनट। भेजिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कई लोगों को पता ही नहीं है कैसे होता है, तो 1 to 1 भेजिएगा। एक सेकंड सर भेज रहा हूँ सर। जिनके पास आईफोन है वो वेबसाइट से डायरेक्ट लॉगिन करके देख सकते हैं फोन पे कहीं से भी, जिसके पास एप्पल का फोन है, सॉरी एंड्रॉयड है, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे या वेबसाइट पे देख सकते हैं। एप्पल का थोड़ा टाइम लग रहा है ऐप बनवाने में हमारा, क्योंकि उसमें बहुत अप्रूवल प्रोसेस होता है, तो स्टिल इन प्रोग्रेस, थोड़ा टाइम लगेगा उसको एप्पल आने में, बट एंड्रॉयड इज रेडी। सर जो आगे क्लासेस होगी क्या ऐप पे ही होगी क्या, या फिर जूम पे ही? मतलब ऐप जूम पे मींस सारी जूम जूम पे पे? सारे जूम पे होंगे, ऐसी क्लासेस होंगी, क्लासेस ऐप पे सिर्फ आप वो देख सकते हो, वीडियो वगैरह सब कुछ अच्छा है अच्छा ना ऐप अच्छा, पे, ओके नोट्स वगैरह सब कुछ आप ऐप पे आप देख सकते हैं। ओके ओके। हाँ नहीं इसलिए मैंने पूछा कि आईफोन में, हाँ मेरे मतलब आईफोन ही है, तो फिर ऐसा नहीं कि आगे बढ़। हाँ, ईमेल आईडी बता दीजिएगा अपना, सर ईमेल मैंने आईडी आपको दीजिएगा, मैसेज किया है। ईमेल आईडी। अच्छा ईमेल आईडी, एक मिनट सर। ओके ओके सर, मैं मैसेज करता हूँ। हाँ हाँ, ईमेल आईडी भी दे दीजिए मुझे एक बार। हाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जी सर। तो ये आपका ईमेल आईडी हो गया, अब यहाँ से मैंने लॉगिन किया। ओहो, अरे आपका एक्सेस नहीं है क्या इस ऐप पे? सर ईमेल आईडी गलत डाला है सर, सर सीओ एम स्टार छूट नहीं गया, है। .com एम मिसिंग। अच्छा .com मिसिंग है क्या? यस यस। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ, एक मिनट। अच्छा कम मिसिंग है मैं भी सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ये लॉगिन
आईडी पासवर्ड सही है, कुछ मिसिंग है श्याम जी पासवर्ड में? एक बार देखिएगा दोबारा। सर जो सर ने दिया था तो यही पासवर्ड है। अभिषेक सर ने दिया था? हाँ सर। अच्छा और एक नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ये रैक एक्सेस का है, सॉरी सॉरी सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे पासवर्ड हम बनाते नहीं है जल्दी। नहीं नहीं वही ना, रैक एक्सेस का सर, 2 पासवर्ड आया था ना, एक मिनट सर शेयर कर रहा हूँ सर आपको, सॉरी सर। हाँ ईमेल तो सही है ना? ईमेल सही है ना? हाँ हाँ हाँ, मेल आईडी सर सही है, मेल आईडी सही है। ठीक है, अब दोबारा पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड सर भेज रहा हूँ। हम्म, सर हाँ ये है ये सही पासवर्ड हो सकता है। जी सर। हाँ लॉगिन हो गया ना, देखिए। तो अभी देखिए आपका यहाँ पे है कोर्स, देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप कोर्स यहाँ पे जैसे लॉगिन किया आपने, ये Palo Alto कोर्स जी दिख रहा है यहाँ पे आप? तो ये एक जी Palo Alto कोर्स है, ये आपको पुराने सेशन का वीडियो एक्सेस मिला हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे? जी तो देखिए वीडियो चल रहा है, जैसे आप यहाँ पे सब कुछ अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहले से ही हमने पढ़ा के ये पुराने बैच का है। तो अभी जैसे ये इंग्लिश बैच है अभी, तो आपको यहीं पे एक नया वीडियो एक्सेस मिल जाएगा, जिसके के नीचे जी आपको यहाँ पे अभी आपका करंट बैच के सारे, ये हिंदी बैच का जो दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जी आपको ये जैसे वीडियो अपलोड मिल रही है ना यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे? जी ये जी ऐसे ही आपको यहाँ मिलते जाएंगे वीडियो सारी, जैसे यहाँ पे सब बेसिक है, तो इसी के अंदर आपको सारी वीडियो जैसे जी हैं, जो भी आपका डिस्कशन हो रहा है, हमने जो भी डिस्कशन किया था डेमो एंड ऑल में, ये जी देखिए सारे वीडियो हैं, तो आप जाके यहाँ देख सकते हैं, ये ओके। सारे वीडियो हैं। तो आपको ऐसे देखना, तो आप और अपने कंप्यूटर पे खोल लीजिएगा इसको, खोलने के बाद आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे, लाइफ टाइम एक्सेस भी है आपके पास सारी वीडियोस का। जी तो आपको बस यहाँ जाकर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। सेम चीज ऐप, अगर आप एप्पल है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एंड्रॉइड जिसके पास है सेम चीज वहाँ पे आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे बैठ कर भी मोबाइल पे वीडियो देख सकते हैं। आप जितना पढ़ाई करोगे, जितना लर्निंग करोगे, वो सारा आपका रिकॉर्ड ही बनेगा, हम देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ाई किया अभी तक। तो हमारे पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि अभी तक कितना आपने वीडियो कंप्लीट किया है। तो अगर आप आते हैं बिना पढ़े हो, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने पढ़ाई नहीं किया है, क्यों नहीं पढ़ाई किया है? तो थोड़ा सा आप लोगों इसका सर को लैब एक्सेस है सर मेरे को सर अभी इसमें, हाँ लैब एक्सेस है सर इसमें मेरे को भी। लैब एक्सेस इंटीग्रेट करवा रहे हैं, थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा, अच्छा, स्टेप बाय ओके ओके, नो नो लैब एक्सेस पे, नो इसी पे जस्ट हम इंटीग्रेट करा देंगे आगे ना। तो जी आप लोग को हर एक यूजर का मैं बनवा रहा हूँ पेज, कि बस आप जी लोग को रैक यहीं दिखेगा, आपको क्लिक करना है रैक पे, और आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और आपको वहाँ लॉगिन कर देना। जैसे यहाँ पे हमारी लैब्स हैं, तो वेबसाइट्स पे ही हो जाएगा, तो ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। जैसे कोई लैब है, जैसे आपका Palo Alto की लैब है, तो हर एक लैब आपको अलग अलग सेक्शन में मिल जाएंगे, जो लैब करना है उस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपका वो रैक खुल जाएगा, और जो लैब आपको करना है क्लिक करिए, यहाँ पे लैब का हम डिटेल डाल देंगे, और आपका वो यूजर नेम पासवर्ड डालिए और सीधे लैब करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही पेज खुल जाएगा, जी और आप वहाँ से लैब करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। इसको तो फिर मोबाइल में भी सर खोल सकते हैं ना अपने पढ़ने के हाँ लिए? हाँ मोबाइल में खोल सकते हैं, जैसे वेबसाइट आप खोलते हैं मोबाइल में, मोबाइल में चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मोबाइल में चल ठीक है जाएगा। सर ना, ठीक हाँ सर। ठीक है, बाकी आप अपने ऑफिस के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कहीं भी खोल के इसको आप जब चाहें तब देख सकते हैं। सर ये डॉक्यूमेंट भी जी मिल सर। जाएगा ना जिससे आप पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्यूमेंट सारे कुछ इस पे अपलोड कर देंगे, जितने भी आप ही लोगों के लिए सारे हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड मिलेंगे, सब कुछ अपलोड मिलेंगे, सब कुछ आप वहाँ जाकर आराम से देखिए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब आप ही लोगों के लिए तो है, मेरा इसमें क्या है, मैं तो आप लोगों से बता रहा हूँ, एंड में तो आप ही लोगों को सब यूटिलाइज करना है। और सर इसका थ्योरिटिकल वाले नोट्स भी इसमें रहेंगे ना सर? क्या क्या? वो नोट्स है सर है ना, मतलब हाँ हाँ नोट्स जितने भी हम डिस्कशन करेंगे, लैब गाइड्स हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास लैब गाइड्स हैं जी अलग अलग, क्या क्या स्टेप्स हैं, सारे कुछ आप लोग को अपलोड यहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जी सब कुछ आप लोग को अपलोड मिलेगा कि कैसे कैसे आपको लैब भी करना, जो कॉम्प्लेक्स लैब हमारे पास हैं, जो ग्लोबल प्रोजेक्ट की हो गई, कंटेंट आईडी की हो गई, जो स्टेप्स हो गए, कैसे कैसे करना, तो रिकॉर्डिंग तो सारा रहेगा ही रहेगा, बट अगर लगता है कि नहीं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम स्पेशल हम उसके लिए नोट्स लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, हम नोट्स बना लेते हैं और आपको दे देंगे। एक हमारे पास जैसे अभी सबसे जो वो चलता है, प्रॉब्लम होती है, वो सीसीएनए सीसीएनपी की बैच में, एनआरसी की बैच में होता है, तो हमने नोशन यूज करते हैं, तो जो सीसीएनए सीसीएनपी के बैच, एनआरसी के बैच लेता हूँ, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे हम सारा कुछ जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, मतलब जो भी हम डिस्कशन करते हैं, ऑल नोट्स आर अवेलेबल, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसका एक्सेस दे दूंगा, नोट का जो भी सेक्शन में जो जिसका एनरोलमेंट है, तो आपको जाकर उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा कि भाई सीसीएनपी में ओएसपीएफ या जीआरपी, जैसे अभी सीसीएनए में बहुत सारा
चैप्टर हो चुका हमारा नेट का, DHCP का, NTP सर्वर, FTP, ये सारी चीजें। तो सारे नोट्स में जैसे ही खत्म होता है, क्योंकि CCNA में सबसे ज्यादा मतलब जो लोग होते हैं, मतलब दे आर वेरी न्यू टू द टेक्नोलॉजीज, तो उनको सबसे ज्यादा हेल्प करना पड़ता है, उनको हर चीज देना पड़ता है कि आप ये लो डॉक्यूमेंट, ये लो लैब, ये लो कमांड, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस होते हो तो आप लोग को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ठीक है हमने बता दिया, आप लोग का डॉक्यूमेंट देख लोगे, बुक देख लोगे, आप लोग क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए होते हैं। तो इसलिए CCNA में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जब मैं बैच लेता हूँ तो हर एक कमांड को मुझे लिखना पड़ता है कि STP में कौन सी कमांड चलानी है, नेट कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, क्या आपको टोपोलॉजी होगा। तो मैं सब कुछ जैसे बना, देखो आप लोग देखो, जैसे जैसे पूरी लैब है तो कैसे इसमें DHCP के कैसे कमांड करोगे, कैसे IP दोगे, ये सब मैंने बना रखा है, किस राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो लोग वीडियो देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझ में आ जाती है। इस तरीके से हर चीज़ का नोट उनको, जैसे IP एड्रेस सबनेटिंग की है तो पूरी डिटेल में कि भाई क्लास A की IP एड्रेस क्या होती है, B की एड्रेस क्या होती है, एंडिंग प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग क्लासेस क्या होते हैं, CIDR क्या होता है, नेटवर्क ID, होस्ट ID, कैसे सबनेटिंग होती है। तो सारी चीज़ें मैंने उनको बकायदा बना बना के दे रखा है, ताकि आप लोग इस चैप्टर को रखो और अपने पास इसको रेफरेंस कर लो बस। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड फॉर टाइमिंग। ठीक है, आप लोग इजाजत दो तो आज के लिए हम खत्म करते हैं इसको, राइट, एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।